हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट, ये चैप्टर 20 है। ये है एनआईओएस बोर्ड के लिए, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ में उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन अ प्लांट चैप्टर है। ठीक है, चाहे वो सीबीएसई के हों, चाहे यूपी बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, इन सभी बच्चों के लिए ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपको पता ही है कि दोस्तों कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बच्चों के हेल्पफुल के लिए जो है हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों का ही डोस है। और साथ में आपको पता ही होगा कि अब इंग्लिश के साथ आपको हिंदी में भी डिस्प्ले होगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि क्या मैंने पहले भी कहा था कि जैसा बच्चा का जो बच्चे कहेंगे, जैसे बच्चों को सुविधा होगा, उसी प्रकार त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर रहेगा। आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Next topic is practically application of growth regulator. There is a most important topic here. Practically application of growth regulators. We have already discussed that why using to the various type of growth regulators we can promote to the inhabit of modify growth and development in plants. Nowadays, this is widely used by the horticulturists to the boost their production. There is a mainly use the horticulturist is to the boost of the production, and some of the application are. So what is application here? The application is the most important here. With the help of the axanis and gibberellin, seedless variety of fruits can be produced. There is a most important for the purpose as the axanin and gibberellin seedless variety fruit can be produced. There is a main growth regulator. You might has been to seedless grapes and papaya in the market. And earlier flowering in some plant is possible by applying growth regulator. The flowering is some plant is possible by applying the growth regulator. With the use of hormones, some fruits can be ripened at an earlier stage. There is the most important for this hormone. There with the use of hormones, some fruits can be ripened at the earlier stage, and germination in a seed can be possible by apply or axaline. And germination of the potatoes and the onion can be stopped in the storage by the application of their regulators. There is a most important feature here. A germination of potatoes and onion can be stopped in a storage by application of growth inhibition. There is a most important here. कहते हैं दोस्तों, यहाँ वृद्धि नियामक का जो व्यवहारिक अनुप्रयोग है काफ़ी मानने में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं वृद्धि नियामकों का जो है व्यवहारिक अनुप्रयोग क्या है। हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि विविध प्रकार के जो वृद्धि नियामकों का उपयोग करने से हम पौधों में वृद्धि और प्रवर्धन को बढ़ा
सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई भी चीज़ जो है बढ़ना चाहता है, ठीक है, तभी जाके जो है उसमें काफ़ी मायने में जो है सब कुछ प्राप्त होती है। कहते हैं समय से पहले कुछ भी नहीं प्राप्त होती है, ये परम सत्य है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट भी लगता है। कहते हैं हर पौधा हो चाहे इंसान हो, जब तक उसका समय नहीं आता तब तक कुछ भी संभव नहीं है। लेकिन इंसानों की गलतियों की वजह से जो है हम समय से पहले ही सब कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और जो समय से पहले प्राप्त करने की कोशिश करता है वो सदैव ही नुकसान रहता है या नष्ट हो जाता है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। तो कहते हैं वृद्धि और न्याय के व्यवहारिक अनुपयोग ही होती है, अगर ये समय पे ना हो तो ये खतरनाक भी सिद्ध होती है। कहते हैं कि अगर वृद्धि न्याय का उपयोग करने से हम पौधों में वृद्धि परिवर्तन को बढ़ा सकते हैं, तो रोक भी सकते हैं या बदलाव भी कर सकते हैं, जो कि बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। अगर ये सारे हम कर सकते हैं तो कई मायने में जो है इंसान ने कई भी चीज़ों पर जो है कंट्रोल करना सीख गया है। आजकल अपने उत्पादों को बढ़ाने के लिए बागवानी विशेषज्ञों द्वारा इसका बड़े पैमाने पर उपयोग भी किया जा रहा है। अब देखिए, कहते हैं आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वो प्रकृति के विरुद्ध हो रहे हैं। तो ये जो है बहुत से बागवानी, अब कारण क्या है? जनसंख्या कारण है कि जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतने ही हमें लोग बढ़ेंगे तो उतना ही हमें भोजन की आवश्यकता होगी। तो हम भी जो है टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं और जो उत्पादन करने का साधन है उसमें भी चेंजेस किए जा रहे हैं। तो यही कारण होता है कि इसका अनुपयोग क्या है, यहाँ अनुपयोग लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि अभी उपयोग है ही नहीं। ये एप्लीकेशन है दोस्तों, इसको यूजेस कहेंगे इंग्लिश में, ठीक है, यानी ये हम प्रयोग करेंगे, उपयोग में आएगा। ये यहाँ अनुपयोग वर्ड दिया हुआ है तो कई बच्चे जो हैं कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि अनुपयोग मतलब इसका उपयोग नहीं होना, यानी डिसएडवांटेज आ जाता है। लेकिन नहीं, ये एडवांटेज है, डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। कहते हैं ऑक्सीजन और जीवजलन की मदद को जो है बीज रहित फलों के विभिन्न प्रकारों के उत्पन्न किया जा सकता है। और आपने बाज़ारों में जो देखा ही होगा, बीज रहित अंगूर हो या पपीता हो, ठीक है, ये सब इसी का ही देन है। आज हम जो बीज रहित चीज़ें खा रहे हैं सब इसी का देन है, और शायद ये बचा भी हुआ है तो साइंस का ही कुछ कमाल है। नहीं तो बीज उत्पन्न ना करना इसका मतलब है कि उसका अस्तित्व नष्ट हो जाना। जैसे आपको पता है अगर कोई माता पिता बच्चों को जन्म नहीं दे रहे हैं तो उसका वंशज जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। सेम पौधों में भी यही बात निर्धारित होती है। लेकिन इंसानों ने भी अपने जैसे बनाने का जो है फार्मूला ढूंढ लिया है, जिसको IVF कहते हैं। IVF के थ्रू अगर माँ अगर बच्चों को जन्म नहीं दे सकती या फादर नहीं दे सकता तो माँ के गर्भ में जो है बच्चों को स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। आपने गुड न्यूज़ फिल्म भी देखा होगा, उसमें भी इसी बात पे चर्चा की गई थी। तो IVF जो होती है कई मायने में उसी प्रोसेसिंग के रिगार्डिंग ही कार्य करती है। कहते हैं वृद्धि नियामकों के प्रयोग से कुछ पौधों में जल्दी पुष्पन की प्रक्रिया संभव हो चुकी है। अब देखिए वृद्धि नियामक के कारण क्या होता है दोस्तों, कि जो पौधे जल्दी फूल नहीं दे रहे होते हैं उनमें भी फूल लाने की प्रक्रिया को निर्धारित किया जा सकता है। यानी वही बात आ गई, जैसे छोटे छोटे बच्चे जो है आजकल यौवन ग्रहण कर लेते हैं तो उनका जो शरीर जो है बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो ये बात जो है पौधों में इन्होंने लागू कर दिया है। तो पौधे भी जो होते हैं कम उम्र में ही उनमें जो है पौधों के जल्दी पुष्पन आने लग जाते हैं, जैसे आजकल बच्चों में भी देखने को मिला है। तो कहते हैं ये दोनों चीज़ें जो हैं सही मानने में सही नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं, देखिए पौधा बच्चा है, अगर उसमें फूल फल आने लग जाए तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सेम यही कारण इंसानों में भी है कि छोटे उम्र में बच्चों के अगर बॉडी में अगर बढ़ोतरी आ जाता है, बॉडी में अगर चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये इस बात का जो है खंडन मैं भी करता हूँ कि यहाँ पर जो है वृद्धि नियामक को इस प्रकार प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो है चाहे इंसान हो चाहे पौधे हो दोनों के लिए सही नहीं रहेगा। हार्मोनों के उपयोग के कारण फलों की परिपक्वता अवस्था में फल पक सकते हैं। यानी इस हार्मोन को देखो, आपको पता ही है कि हार्मोन का उपयोग करने से जो फल कच्चे होते हैं वो पक जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो आम पकने से पहले ही आपको बाज़ार में उपलब्ध होते हैं, तो इनको जो है इन्हीं कुछ प्रक्रियाओं द्वारा ही पकाया जाता है और आप तक परोसा जाता है। तो कई मायने में वो हार्मोन उस फलों में भी होता है, और वही फल जो है बच्चे खा रहे होते हैं, हम लोग खा रहे होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ये इंसानों पर भी प्रभाव डालता है। तभी आप देखते हो कि छोटे छोटे बच्चों में जो है जो बॉडी के जो चेंजेस आ जाते हैं वो सही नहीं होते हैं। जो इनका 14-15 साल में आना चाहिए वो उनका 8 या 9 साल में ही आना स्टार्ट हो जाता है, जो कि कदाचित सही नहीं है, क्योंकि फल को भी आज उन्हीं हार्मोनों से पकाया जा रहा है जो हार्मोन से जो है इनके फलों में और वृद्धि करवाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो सरकार को इसके प्रति जो है जागरूक होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कोई चीज़ समय से पहले हो जाता है तो संभवतः वो जो है नुकसानदायक ही सिद्ध होता है। लेकिन आज लोग कमाने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, इन बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इस बातों को रोकना जो है सभी व्यक्तियों के लिए दायित्व है,
कहते हैं फल को पकाना है तो कई और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हार्मोन का यूज़ करना कभी भी उचित नहीं है। ये जग कल्याण के लिए भी खतरनाक ही सिद्ध होगा। कहते हैं ऑक्सीजन का उपयोग करने से बीजों का अंकुरण भी संभव हो जाता है। देखिए ऑक्सीजन हार्मोन यूज़ करने से क्या होता है, बीज जो होता है अंकुर जाती है। तो ये भी जो है हम जल्दबाजी में किए गए कार्य सब है। ये सारे जो होते हैं पौधों के साथ भी जल्दबाजी में किया गया चीज़ें होती है, जो शायद पौधे भी आज आने वाला समय में बर्दाश्त ना कर पाए और वो फर्टिलाइज ना हो पाए या कोई ना कोई गुण जरूर खो देंगे। तो शायद इस बात के लिए जो है हम लोग अनभिज्ञ हैं और आने वाला जब समय में मुसीबत आएगा तो हम इस बात से जो है अफसोस ही मनाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो होती है कई मायने में सही नहीं होती है। उसके पश्चात जो अंतिम पॉइंट है, आलू और प्याज के भंडारण के समय वृद्धि नियामकों के उपयोग से अंकुरण को रोका जा सकता है। देखिए प्याज और आलू के भंडारण के समय जो है वृद्धि न्यायक के उपयोग से अंकुरण को रोका जा सकता है। अब देखिए हमारे देश में ये बहुत बड़ी विडंबना रहती है कि आलू और प्याज भंडारण से पहले ही जो है उसमें अंकुरण आ जाती है और ख़राब हो जाती है, जो उपयोग करने लायक नहीं रहती है। तो इस हार्मोन का उपयोग करके जो है हम कई मायने में जो है उसको अंकुरण को होने से रोक सकते हैं। अब यहाँ पर चलिए कुछ अच्छी बात है कि हम अंकुरण को रोक सकते हैं। तो ये हार्मोन जो है कई मायने में हमारे बॉडी में भी प्रवेश करते हैं, क्योंकि उसको हम खाएंगे तो 100% है कि हमारे ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा ही रहेगा। तो कहते हैं कुछ चीज़ों को जो है हमें बैन भी करना चाहिए और कुछ चीज़ों को जो है प्राकृतिक रूप में रखने की व्यवस्था भी करना चाहिए, क्योंकि साइंस आज तरक्की किया है, आज तरह तरह के हार्मोन यूज़ कर रहे हैं, बट पुराने समय से हम बहुत बातों को सीख भी सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंटेशन, डिफरेंटेशन एंड रीडिफरेंटेशन। फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट here are differentiation, de-differentiation and redifferentiation. First is the differentiations. Differentiation in the plant is a permanent. They are localized and the quantities of change in a size, biochemistry, structure and function of the cell, tissue or organ. It is referred to the process by which is restricted as cells types arise from to the precursor cells and they become different from each other. For example, vascular tissue as a xylem and phloems are differentiated from to the meristematic cells and procombiums and the vascular cambiums, and they are mature to perform to specific functions. The hormones axanthin and cytokinesis are stimuli of vascular tissue and differentiations. During the differentiation, cells undergoes to the two major structure change both in their cells walls and protoplasma. For example, to form a transgenic element, their cells will be lost their protoplasma and they also develop a strong elastic secondary cells walls to carry to water to long distance even under to stimuli condition. The next is a differentiation. Differentiation means it is the reversals of a cell development in plants, so that they are differentiations that had occurred previously is lost and the cell become a more generalized in their structure. The living differentiated is a cell that have lost a capacity to divide can be regains and the capacity of the revision under container condition. This phenomenon is termed differentiations. For example, formation of the meristem as an intravascular cambiums and the cork cambium from a fully differentiated parenchyma cell. There is a most important for differentiations cell here, and redifferentiation mean will the undergoing to differentiation plant cell once again lose their capacity to divide it but mature to perform a specific function. This process is called redifferentiation. The redifferentiation is the divided but the mature to perform a specific function. देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर जो है डिफरेंटेशन, डी डिफरेंटेशन और जो था हमने डिसडिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ा। देखिए ये सब जो है विभेदन, निविभेदन, अपुण्य विभेदन के रूप में जो है परिभाषित किया जा रहा है यहाँ पर। देखिए डिफरेंटेशन मतलब विभेदन होता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंस मतलब होता है अलग, ठीक है। तो इन बातों से ही मिलके ये बना हुआ है। कहते हैं पौधों में विभेदन उनके आकार, जीवन रसायन, संरचना, कोशिकाओं के कार्य में स्थायी
अस्थायी गुणवत्ता परिवर्तन के रूप में होती है। देखिए कोई जीव जंतु हो तो उसके भी हम इसी तरह अलग करते हैं और इसी तरह पहचानने की कोशिश करते हैं कि उनमें क्या डिफरेंशिएशन है, क्या उनमें अंतर है, क्या उनमें विभेदन है। तो ये चीज़ें बहुत पौधों में भी देखने को मिलता है। आप देखते होंगे कि पौधे सभी एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने कैटेगरी है, अपने अपने जो है विशेषताएँ हैं, ठीक है। किसी में फूल जो होता है रेड होता है, किसी में फूल जो होता है पिंक कलर का होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी दिखाते हैं। किसी के पत्ते भी अलग होते हैं, जो हमने द्विबीजपत्री और जो है एकबीजपत्री के बारे में भी पढ़ा था। तो कहते हैं सभी की अपनी अपनी विशेषता है। तो इसी रूप में जो है विभेदन आपके समक्ष आया है। कहते हैं विभेदन का संबंध उन प्रक्रियाओं से होती है जिनके द्वारा पूर्वगामी कोशिकाओं के सपोज कोशिका रूप बन जाते हैं। यानी जो पहले जैसे कोशिकाओं के जो है रूप धारण कर लेती है, एक दूसरे से ये थोड़ा भिन्न दिखते हैं। उदाहरण के लिए संवहनी ऊतक, दारू और फ्लोएम, यानी जो है आपका फ्लोएम और जाइलम देखिएगा तो पूर्व एधा और संवहनी तथा विभोजक कोशिकाओं से विभाजित कर देती है। यानी सेल मेम्ब्रेन्स को क्या करेगा, ये डिफरेंट कर देती है और कहते हैं विशेष कार्य के लिए प्रयुक्त हो जाते हैं। आपको पता है कि सभी जो पेड़ पौधे हैं उनमें हर एक पत्ते हो या टहनी हो, चाहे कोई भी भाग हो, उनका एक अपना महत्वपूर्ण योगदान होता है और इसी की से जो है अपना कार्य जो है वो आगे बढ़ाते हैं। तो इन चीज़ों पे जो है बहुत चीज़ों का अपना एक महत्व रखता है कि जैसे संवहनी ऊतक में विभेदन के लिए जो एक्सिन हो, साइटोकाइनिन हो नामक हार्मोन बहुत काफ़ी आवश्यक माना भी गया है। कहते हैं विभेदन के दौरान कोशिकाओं में अपनी कोशिका भित्ति और जीव दोनों में कुछ सामान्य से किंतु प्रमुख संरचना परिवर्तित होती है। कहते हैं कुछ बातें जो होती हैं उनमें सामान्य होती है, लेकिन कुछ जो होती है डिफरेंस होती है। इसी को हम विभेदन के नाम से भी जानते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप लोगे तो टेक्लियोरी त्वचा बनाने के लिए कोशिका जो है कोशिकाएं अपने जीव द्रव्य खो देती है और वो एक मजबूत प्रत्याधिनायक कोशिका भित्ति भी बना लेती है ताकि अत्यधिक जो है दैर्घ्य परिस्थिति में भी काफ़ी ऊंचाई तक जल ले जा सके। तो ये चीज़ें जो होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पौधों के लिए इन चीज़ों का होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं ट्रायोफिलियल त्वचा बनाने के लिए कोशिकाएं जो अपने जो है जीव द्रव्य खो देती है। तो ये काफ़ी हद तक अपनी जगह एक विशेष स्थान रखती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है निविभेदन। देखिए निविभेदन यही होती है कि यह जो है पादपों में कोशिका परिवर्धन का एक प्रत्यावर्ती होती है, यानी परिवर्धन करने के लिए ये जो है मान्य होती है ताकि पहले जो विभेदन हो चुका है वो समाप्त हो जाए और कोशिका अपनी संरचना में अत्यधिक सामान्यकृत हो जाए। यानी देखिए जब तक कोई त्वचा या कोई भी इंसान ही ले लीजिए, जब तक सामान्य स्थिति में नहीं होता है उससे बात करना भी खतरनाक माना जाता है। तो पौधों में ये बात भी रखता है कि उसको भी पौधों में अगर विभेदीकरण हुआ है तो उनमें समानता आना अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं सजीव विभेदित कोशिका जिनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी होती है फिर से जो है परिस्थिति में अपनी क्षमता वापस प्राप्त कर लेते हैं, यानी उनको विभाजन करने की क्षमता जो होती है समाप्त हो जाती है, लेकिन पौधे जो होती है दोबारा से क्षमता प्राप्त कर लेते हैं, फिर भी कुछ परिस्थितियों में अपनी क्षमता वापस प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे तो जो पूर्ण रूप में विभेदित जो है मौद्रिक कोशिकाओं के विभोजक यानी अंतरपोली एफा ये निर्माण करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बात रखता है। कहते हैं उसके पश्चात लास्ट टॉपिक जो है पुण्य विभेदन। देखिए पुण्य विभेदन का मतलब यही होता है निविभेदन करते हुए पादप कोशिकाएं एक बार फिर विभाजन की क्षमता खो बैठती है और प्रयुक्त बन जाती है। इस प्रक्रिया को हम पुण्य विभेदन यानी री-डिफरेंशिएशन के नाम से जानते हैं। यानी कहते हैं डिफरेंशिएशन होती है, वहीं पे जो है दोबारा से क्रिया जब होती है जो है आपका री-डिफरेंशिएशन, तो इसमें जो होती है वो जो पुण्य ही खो बैठती है। तो ये सब प्रक्रियाएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है पौधों में। Our next topic is dormancy and germination in a seed. Dormancy and germination seed. What do you mean here? The dormancy and germination. I have a preview lesson 7. You have already learned about the formation of seed and plant. In a development, seed is a metabolic activity are generally very low. But at the time of germination, the metabolic activity in a seeds increase and they grow into new plants under favorable condition of growth. This is called to seed germination. Friend, this is most important for the favorable condition or all plant of germinating. There is a germinating is of here. Seed germination in the return of the metabolic activity. The seed generation mean a metabolic activity and grow by their seed tissue to
give a rise to a new plant by the development of embryos. That is the most important for here. And some seeds do not germinate immediately after the disposal or even to the suitable condition of growth or provides. In this period, the growth of seed remains suspended and it is said to be at the rest and dominant stage. This phenomenon is called dormancy. There dormancy is called there is a important of condition of grow on seed. There is a call to the dormancy of seed. It may be occurred due to immediately embryo is hard or impermeable seed coated and presence of inhibitor like a abscisic acid. Abscisic acid is here and the types of seed of germination. Friend here, if a flowering plant with two types of germinator are found are the apical germination and hypoxal germination. So what do you mean to the apical germination and hypoxal germination? Here show the germination of plant in the stage. The first the seed coat and hydrocotyl looks and the young leaf. There are hypocotyl scastoderm shoot tips. There is germination of different part and different condition on here. Show in this diagram. They here totally show there is a plumbus, radicus, and there is a growth and the roots and the epicotyl. There is a hypoxal germination. And other side have already learned to the apical generation. There are different part of germination on the starting. There is the most important role hypoxal and apical germination. Here the apical germination is a in apical means epi above, zeo means soil. Germination hypocotyls and the gonadid and the cytoderms and they come out above to the soil surface. Example: seed of pumpkin and mustard and turmeric and the French beans. And there is a most important example for the apical germination: pumpkin, mustard, and turmeric and French bean. And the hypoxal germination here in a hypoxal means hypo means below, zeo means earth. Germination in the apical elongate with the cytoderms remain to below their soil surface. Example: most monocot seed like a rice, wheat, and the magazine and the coconut. There is the most important for the example for the hypoxal germination. Here the important fact: some plant which grow in the marshallese place show in the special types of germination called vivipary. Vivipary is the in the figure, and here seed germinate inside the fruit. Well, it is attached to be a parent's plant, and the weight of their seeds increasing because of germination, and seedlings is the separate from to the plant and fall down into the mud. There is a root develop of fixed in it is a soil, and these plants are called viviparous plant. For example, Rhizopora and the Sonetia. Here show the two plant is a viviparous germination here. The hypocyte is the fruits, radials and their side, and other side is a new plant is the water, and avocado is the roots and their soil. There are different types of two plant here. Is a viviparous germination in this show this figure. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है सुपुष्प अवस्था और बीजों के अंकुरन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोमिनेंसी जो बताई गई है उसको सुपुष्प अवस्था कहते हैं, ठीक है, और जर्मिनेशन होती है। देखिए हम इसके बारे में जो है पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर 7 चैप्टर के आपने अगर देखा होगा, ग्रोथ तंत्र के बारे में जाना होगा, तो इसमें जो है बीज की हम जर्मिनेशन के बारे में विषय में बात किए हैं। लेकिन कहते हैं कि देखिए बीज जर्मिनेशन तो होती है, लेकिन उसके कई रूल होते हैं, कई कारण होते हैं, कई तरीके से जो होते हैं ये अपने ग्रोथ करने के लिए तो दायी होते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए ये अगर हम देखा जाए यहाँ पर, तो अपना अपना तरीका होता है ग्रो करने का, और अपने अपने कंडीशन से आगे बढ़ते हैं। तो यही बात मैं आपको भी बताना चाहता हूँ दोस्तों, कि हर जगह हर चीज़ का जो है अपना अपना रूल रेगुलेशन होती है और अपने तरीके होते हैं। कहते हैं सब कोई जो है अपने लिए बेस्ट करने की कोशिश करता है। जैसे त्रिपाण एसएससी सेंटर जो है आपके लिए सदैव अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है, तभी जो है आपको हर तरह के मटेरियल आपको प्रोवाइड्स करने की कोशिश करता है। चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल बनाने का तकलीफ़ हो, चाहे आपका एमए का हो प्रॉब्लम, चाहे बीए का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे सीबीएसई का कोई भी प्रॉब्लम हो, हर बातों का जो है यहाँ पर विशेष स्थान रखता है, और यही कार्य जो है त्रिपाण एसएससी सेंटर करता है। तो आपके लिए जब इतना कुछ किया जा रहा है, तो आपका भी फ़र्ज़ है कि इसको आगे से आगे दूसरे बच्चे तक पहुंचाना। देखिए मैं इसलिए आपको कहता हूं कि दूसरे बच्चे तक पहुंचाने का जो है त्रिपाण एसएससी सेंटर ने एक
एम रखा हुआ है कि मैं उन बच्चों तक पहुंचना चाहता हूं जो बहुत ही कमज़ोर हैं और जो ये उनको ये ज़रूरत है और समझना चाहते हैं। क्योंकि मैं कोई हाई फाई वर्ड का उच्चारण भी नहीं करता हूं जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। मैं तो ऐसे वर्डिंग का उच्चारण करता हूं, ऐसे प्रोनाउंसिएशन करता हूं जैसे लग रहा हो कि आप स्वयं ही पढ़ रहे हो, ठीक है। कहते हैं जब अगर बच्चों को पढ़ाना है तो बच्चे बन के ही पढ़ाया जा सकता है, ठीक है। बड़ा बन के पढ़ाना संभव नहीं है, क्योंकि बच्चों की भावनाओं को तभी हम समझ सकते हैं कि उनको भी इसी तरह की जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है, ठीक है। तो कहते हैं अगर आप दूसरे पे हंस रहे हो या कुछ बोल रहे हो तो इसका कोई मान्यता नहीं है। अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो तो सिर्फ वहाँ पर जो है आपको अर्थों को समझना है, मतलबों को समझना है और उसका मोटिवेशन को समझना है कि आखिर ये व्यक्ति जो है किस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इन बातों को ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। तभी कहते हैं कि आप जब तक कहते हैं ना, अगर कोई कंडीशन को अगर आपको जानना है तो उसमें आपको उतर के देखना पड़ता है कि भाई उसमें महसूस कैसा होता है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रखता है। आपको दोस्तों यही बात बताई जाती है कि जितना हो सके इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, जिससे कि उन बच्चों तक ये पहुंच जाए जिन तक जो है त्रिपाठी सेशन पहुंचना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो वो बच्चे भी लाभान्वित होंगे, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से बच्चे जो होते हैं ऐसे वीडियो की तलाश में रहते हैं। क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में जो होते हैं उनके ना तो इंग्लिश पल्ले पढ़ रही होती है, ना उनके समझाने के तरीके पल्ले पढ़ रहा होता है। कोई अपना हो जो देसी भाषा में समझाने की कोशिश करे तो वो बातें बहुत बच्चों को जल्दी एक्सेप्टेबल भी होता है। तो यही बात त्रिपाठी स्टडी सेंटर कहता है कि देखिए बड़े का तो बड़ा ही गुण होता है, लेकिन कभी छोटे का गुण भी देख लीजिए, तब आपको एहसास होगा कि छोटे में भी कुछ बात होती है। कुछ छोटे भी ऐसे बात कह जाते हैं जो बड़े को जो है एक नया मार्गदर्शन दिला जाते हैं। तो ये बातें इंपॉर्टेंट रहता है, इसे सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, जितना हो सके इसको शेयर करने की कोशिश करना है। देखिए यही शेयर की बात पे आते हैं हमारा टॉपिक पे। देखिए टॉपिक में जो है हम जैसे कि बात करें डोमेंसी के बारे में, ठीक है, और जर्मिनेशन, तो हम पहले ही इसके बारे में बहुत चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है यहाँ पर जो है डोमेंसी आ गया है तो इसके बारे में जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं परिवर्तन होते हुए बीज में उपचारित क्रिया अक्सर बहुत कम होती हो जाती है। ये तो बात तो जनरली है कि जब उपचारित क्रियाओं में होती है तो अक्सर जो है इनके प्रोसेसिंग में थोड़ा सा गिरावट आती है, लेकिन अंकुरण के समय बीज की उपचारिता क्रिया बढ़ जाती है। लेकिन अंकुरण होता है तो दोस्तों पता ही है कि जब तक इसकी उपचारित अवस्था बढ़ेगी नहीं, यह अंकुरण करने में इतना अधिक सक्षम भी नहीं हो पाएगा। और कहते हैं वृद्धि के लिए अनुकूल परिस्थिति में नए पौधे के रूप में वे वृद्धि करते हैं। देखिए दोस्तों ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई बीज जो होती है जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलता है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ जो सागें होती हैं, कुछ जो पौधे होते हैं, अगर आप खेत में उसको डाल देते हो या उसको पहले पेड़ लगाए हुए थे उस खेत में, तो साल भर के बाद वो दोबारा से जर्मिनेट हो जाती है। तो क्या साल भर जो धरती ने क्या उस बीज को संभाल के रखा था? क्या वो सड़ा नहीं, गला नहीं? दोस्तों यही बात इंपॉर्टेंट रखता है। देखिए वो सड़ा गला क्यों नहीं? क्योंकि उसके आपको पता है कि हर बीज पे एक कोटिंग होती है, ठीक है, जो उसको वातावरण से बचाती है, और जैसे उसको फेवरेबल कंडीशन मिलता है वैसे ही ग्रो कर जाता है। तो ये जो है पौधों में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है और सेम इंसानों में भी रखता है। कहते हैं कुछ व्यक्ति जो होते हैं स्लोली प्रोसेसिंग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक समय आता है जब वो आगे बढ़ जाते हैं, जब वो काफ़ी विख्यात हो जाते हैं, ठीक है, जिसे आप वायरल का नाम देते हो, ठीक है। लेकिन कहते हैं वायरल उन चीज़ों को करना चाहिए जो देश हित में हो, जो लोगों के कल्याण के लिए हो। उन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए जो बेकार चीज़ होते हैं, जो गलत होते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो कि आज हमारे समाज को जो है कि कौन चीज़ जो है दूषित कर रहा है और किसकी वजह से जो है आज बच्चों के माइंड जो है काफ़ी प्रभावित हो रहा है। तो उन चीज़ों को वायरल नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, 2 पैसे कमाने के चक्कर में जो लोग हैं अपने आप को भी नहीं छोड़ते हैं। तो यही बात यहाँ पर आता है कि कोई चीज़ की जो एक समय अवधि होती है, एक समय काल होता है। तो पौधे भी कुछ हद तक इन परिस्थितियों के ही अनुकूल कार्य करते हैं, ठीक है। जब तक उनमें कुछ ग्रोथ करने का समय नहीं आता है, बीज भी जो होता है जर्मिनेशन नहीं कर सकता है। तो वही बात इंसान पे भी लागू होता है कि जब तक आपको समय नहीं आएगा कोई भी चीज़ को आपकी प्राप्ति नहीं होगी। कहते हैं समय के साथ सब कुछ मिलता है, और समय से पहले जो प्राप्त करने की कोशिश करता है ना तो उसमें फल आता है ना उसमें फ्रूट आती है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान भी देना है, चाहे आप फ्रूट कहो या फल कहो, बात तो एक ही है,
ठीक है, चाहे आप पत्ते जानो, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट रखा जाता है। कहते हैं अनुकूल परिस्थितियों में नए पौधे के रूप में वो वृद्धि करते हैं। इसको हम जो क्या कहते हैं, बीजा अंकुरण यानी सीड जर्मिनेशन कहते हैं। कहते हैं एक फैक्ट वाली बातें होती है कि बीज अंकुरण उपचार क्रियाओं की आपसी और बीजोत्तक की वृद्धि के द्वारा जो है भ्रूण के विकास के नए पौधों में ये बदल जाती है, यानी धीरे धीरे जर्मिनेट करके जो है नए पौधों में ये बदल जाती है। कुछ बीज जो है प्रजनन के बाद उपयुक्त परिस्थिति पाकर भी तुरंत अंकुरित नहीं होते हैं। आपने देखा होगा कई बीज जो होते हैं, अगर आप उसका ऐसा परिस्थिति भी दो फिर भी वो अंकुरित नहीं होते हैं, तो इसका कुछ कारण होगा, कुछ रीज़न होगा। कहते हैं इस समय बीज का वृद्धि रुक जाती है। देखिए उस समय क्या होता है, क्यों जो है आपको बीज जो होती है एक पार्टिकुलर समय में ही ग्रोथ करती है, कारण ये होता है कि उनकी वृद्धि जो होती है रुक जाती है। यह कहते हैं कि उसकी जो आराम तथा स्मृति अवस्था होती है, यानी कहते हैं बीज का भी अपना एक आराम अवस्था होता है जहाँ पर वो ग्रोथ नहीं करना पसंद करता है। इस प्रक्रिया ही बीज के जो है सुव्यवस्थित व्यवस्था कहते हैं, यानी इसी को हम डोमेस्टेंसी कहते हैं दोस्तों, ये सुव्यवस्था कहते हैं। यह दशा जो है प्रव्यक्त भ्रूण दृढ़ अथवा परागम बीज चोल और निर्यातक जो है एसिडिक अम्ल की उपस्थिति आदि के कारण होती है। यानी यहाँ पर जो है जैसे हमें जो आपने पढ़ा था एसिडिक अम्ल, तो उसका ही कार्य यहाँ पर होता है कि बीज को समय से पहले जो है अंकुरित न किया जाए। ठीक है, तो वही बात मैं कह रहा हूँ ना, नेचर ने हर चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए उस चीज़ों को बना रखा है। शायद ये बात मनुष्यों को समझ नहीं आ रही है कि सब चीज़ें जो है समय अवधि के काल में होता है, समय से पहले कुछ भी नहीं होता। ना तो फल पकता है, ना इंसानों की ज्ञान के जो है वृद्धि होती है। और जो इसको जो है आर्टिफिशियल तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इसका जो है प्रभाव सदैव दुष्परिणाम ही निकलता है। तो इन बातों पे जो है ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर आपको पता ही है कि सुवस्थ अवस्था का अर्थ यही होता है आराम करना, ठीक है, यानी अपने आप को आराम देना। तो बीज जो होती है जब तक उसको अपना कंडीशन ना मिले, अपना टेम्परेचर ना मिले, तब तक जो है बीज जो है ग्रोथ नहीं करता है। तभी आप देखते हो ना कुछ चीज़ें जो होती है साल के बाद ही हमें दिखती है, तो हम भी कभी ये सोचने लग जाते हैं कि इतने दिन तक बीज कहाँ थी कि जो ये पौधा है अभी उग गई है। तो ये सब कारण इसी वजह से यहाँ पर माने रखता है। तो ये बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी कि कोई भी जीव या कोई भी पौधे जब तक उनको समय नहीं मिलती है, जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है, तब तक जो है वो ग्रोथ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर बीज अंकुरण के प्रकार के रूप में यहाँ दर्शाया गया है कि बीज अंकुरण के कितने प्रकार होते हैं। देखिए दोस्तों, पुष्प पौधों में दो प्रकार से बीज अंकुरण पाया जाता है। एक तो होता है हमारा भस्मोपरीक अंकुरण और दूसरा जो है अद्रभूमिक अंकुरण। तो ये इसके बारे में डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हम भूमोपरीक अंकुरण की बात कर रहे हैं, यानी एपिकल जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो एमोपरीक जो होती है दोस्तों, एमपी का मतलब यही होता है ऊपर, और जियो के मतलब धरती तथा मृदा के। इस प्रकार के अंकुरण में जो है बीज पत्रधार यानी हाइपोकोटेट्स लंबे हो जाते हैं और बीज पत्र मृदा के ऊपर निकल जाते हैं। उदाहरण के लिए आप काशी फल या सरसों या इमली या फ्रेंच बीन आदि को यहाँ पर रख सकते हो। इसके लिए डायग्राम जो यहाँ पर दर्शाया गया है, देखिए ये डायग्राम जो आपको दिख रहा होगा ये भूमोपरीक अंकुरण है। इसमें क्या होता है कि जो बीज होती है वो धरती के ऊपर होता है और ये धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर देता है। ये आपको कई जगह पर दिख सकता है। सरसों के भी आप देखिएगा तो कुछ इसी तरह से जो है अपना कंडीशन जो है बढ़ाता है, ऊपर बीज रहता है और धीरे धीरे जो होता है जड़ नीचे की तरफ चला जाता है और उसके तनाएँ जो होती है ऊपर की तरफ हो जाती है, जैसे प्राकुरण, मूल्य अंकुरण, और उसके बाद जो है ये पौधों के रूप में धारण कर लेती है। तो ये अंकुरण जो होती है बहुत विशेष प्रकार की होती है और इस प्रकार जो है ग्रोथ करता है। अगला जो हमारा है वो अद्रभूमिक का है। कहते हैं अद्रभूमिक अंकुरण हाइपोजेल जो जर्मिनेशन है, ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट है, जर्मिनेशन की जगह रेमिनेशन लिख दिया है, गलत है यहाँ पर, ठीक है। अद्रभूमिक का जो है हाइपो नीचे दिया हुआ है और जो धरती तथा मृदा के नीचे होता है। अंकुरण में जो बीज पत्रधार लंबे होते हैं और बीज पत्र मृदा के भीतर ही रहते हैं, यानी जो बीज होते हैं दोस्तों ये धरती के नीचे होते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं, ठीक है, यानी प्रकाश नुमा की वजह से जो है ऊपर की तरफ ग्रोथ करते हैं और जो है इसमें ग्रेविटेशन की वजह से जो है नीचे की तरफ ये इनके जड़ जाते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि ये पौधे जो होते हैं यानी हाइपोजेल जर्मिनेशन होते हैं वो एक्चुअली में जो है धरती के यानी मिट्टी के अंदर ग्रोथ करना पसंद करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। उदाहरण के तौर पे आप देखोगे तो एक बीज पत्री जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, ठीक है, नारियल आदि सारे के पौधे जो होते हैं
कुछ इसी तरह के एक एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर एक फैक्ट देखा जाए कि कुछ पौधे जो दलदलीय स्थलों में उगते हैं उनमें एक विशेष प्रकार के अंकुरण पाया जाता है, जैसे हम जरायुज अंकुरण कहते हैं, यानी विपोरस जर्मिनेशन कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये दो तरह की जनरेशन तो होती है, लेकिन अगर पानी के अंदर भी अंकुरण होती है उसको हम जेरायुज अंकुरण कहते हैं, यानी विपोरस जर्मिनेशन कहते हैं। यह बीज फल के अंदर की अंकुरित करता है, जबकि मात्र जो है पौधे से ही जुड़ा हुआ रहता है। बीज का भार बढ़ जाता है क्योंकि अंकुरण के कारण पौधे जो है प्रत्येक पौधे से अलग हो जाता है और मिट्टी में फिर गिर जाता है, तब उसमें जड़ें निकल जाती है, उसे ज़मीन में जो है मजबूती से पकड़ कर रखती है और इस पौधे को जो है हम पितृस्थल पौधे भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जो है राइजोफेरा, सेरियसिया, ये सारे जो है इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन हम आर्द्रभूमिका अंकुरण के बारे में बात कर रहे थे, तो इसका डायग्राम भी हम देख लेते हैं कि जो आर्द्रभूमिका अंकुरण होती है यानी हाइपोजेल अंकुरण होती है वो किस प्रकार की होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो होते हैं धरती के नीचे होती है और विजुअल चोल दिखेगा, आद्रो हुक दिखेगी और इस तरह से जो है इस बीज का जो है होगा। आप देखिए, आप अपने क्षेत्र में बगीचा कहीं भी ऐसे बीज डाल के देख सकते हो कि कौन सा बीज किस प्रकार जो है अंकुरण करता है, तो ये तो प्रैक्टिकली भी हो सकता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ सीड जर्मिनेशन। फ्रेंड, हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, मैकेनिज्म ऑफ सीड जर्मिनेशन। इन अ सीड जर्मिनेशन द फर्स्ट स्टेप is the inhibitions in the absorption of the water by seed. Then the seed swells on the seed's coated rupture. Through the ruptures, a seed coat or radicals and come out from one end of the embryonic axis, and the radicals give rise to be root system from the other end of the embryonic axis. A plumbles ignites and develops as the shoot of plant. There is the most important for the mechanism of seed germination. But other side, factor affect the seed germination. What is the factor for the seed germination? So here, seed germination required to 5 factor. Is the water, temperature, oxygen, light, and growth hormone. There is the most important factor for the germination of seed. There is a water, temperature, oxygen, and light and hormone. The first is water. The seed must be swelled up to the rupture in the seed coat. A rib seeds is containing a very low quantity of water. So for the swelling to their causing the rupture of seed coat is applied to adequate water in a stem cell, and the biochemical reaction required for the growth and development of the seedlings is required water. The water is the most important for the plant. And second is temperature. Temperature, therefore, germination of seed is a particular temperature is required. The degree of temperature required to varies from a species to species, and both is a accelerate of chemical reaction inside. And third is a oxygen. The oxygen is the required to the breakdown to the reserve food of the seed and release energy for metabolic of growth of embryos. There is the most important for the oxygen in a plant. And light. The light is the most of the seed light not be stimuli factor for germination, but is a some case like a lettuce and the tomato is a light is abstract to the stimuli. The last point is a hormone. The hormone is beside their above external factor. Hormone also control to germination of seed, and some role of play of hormone is a flowing. There is a most important role in a germination. Gibberellins can be induced of germination in a some case even to the complete darkness, and axillin and cytokinase as the ethylene as can be break or dominance in a many seeds and initially of germination, and in some seeds the abscisic acid involved to germination of process. दोस्तों यहाँ पर जो है बीजों में अंकुरण, देखिए बीजों में अंकुरण का अर्थ क्या होता है। कहते हैं बीज अंकुरण से पहला पद जो है बीज द्वारा पानी का अवशोषण का अवशोषित होती है, यानी बीज अंकुरण की प्रक्रियाएं जो होती है मैकेनिज्म्स जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। तो सबसे पहला पद जो है बीज द्वारा पानी का अवशोषण करना या अवशोषित करना, तब भी बीज फूल जाता है और बीज चोल जो है फल जाता है। आपने देखा होगा अगर बीज को हम कुछ समय भिगो के रखते हैं तो उसके सीड जो होते हैं निकलने लग जाते हैं, यानी उसके जो ऊपरी जो कोट होती है वो टूट जाती है और उसमें से जो है अंदर वाला पार्ट आपको दिखने लग जाता है। तो टूटे हुए बीज चोल के द्वार जो है मूल्यकृत जो है
भूमित अक्ष के सिरे से बाहर आ जाता है। यानी आप देखोगे तो बीज की जो अगर फूल जाती है तो उसमें जो है उसकी जर्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ये आप जनरली प्रैक्टिकल के अपने घर में भी देख सकते हो। ठीक है, बीज लो, उसको पानी में कुछ समय के लिए भिगो दो और उसको कहीं भी रख दो, उसका क्या देखिएगा कि उसका जो कोट होता है वो टूट जाता है। कहते हैं ये मूलाकृत जड़ तर बन जाता है और भूमिनिक्स अक्ष के दूसरे सिरे से जो है प्रकुल बढ़ता हुआ अपरिवर्तित होकर पौधे का प्रभो भाग बनाता है। यानी वो धीरे धीरे ग्रोथ करके जो है वो प्रोही भाग बनाएगा, यानी ऊपर की तरफ जो है उसके तना विकास करेगा और नीचे की तरफ जो है जड़ विकास करेगा। तो इस प्रकार जो है मैकेनिज्म होती है पौधों में आगे बढ़ने की। आगे की बात ये आती है कि बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारक। देखिए दोस्तों, इस विषय में कई बार एग्जामिनर ने क्वेश्चन भी पूछे हैं, तो आपको इसको अच्छे से याद रखना चाहिए। है बहुत आसान क्वेश्चन, लेकिन फिर भी जो है बच्चों के लिए सरदर्द बन जाता है। वो समझ ही नहीं पाते क्वेश्चन है क्या, पढ़ लेते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि बीज के अंकुरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं और किस वजह से जो है बीज प्रभावित होती है। तो आपको तो पता ही कि पहला जो होगा, कभी कोई बीज लगाते हैं तो जल की आवश्यकता तो होती है। तो पहला जल ही होगा, दूसरा तापमान होगा, तीसरा ऑक्सीजन होगा, चौथा प्रकाश होगा और पांचवा तो आपको पता है वृद्धि हार्मोन होगा। तो इसमें जो अगर जल की बात किया जाए तो जल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि अभी हमने बात भी किया था कि जल की वजह से ही जो होता है उसके जो ऊपरी कोट बनी होती है वो फटती है। तो यहाँ यही बात दर्शाया गया है कि जल अपने बीज चोल को तोड़ कर निकलने के लिए बीज का फूल जाना आवश्यक होता है। अगर बीज नहीं फूलेगी तो उसमें से जो है उसका अंकुरण होना संभव नहीं है। इसलिए जो है बीज को फूलना ज़रूरी होता है। इसलिए जो है धरती का अगर नीचे रहती है तो नमी की वजह से जो है फूल जाती है। कुछ बीजों को जो दोस्तों होती है उसको लगाने से पहले, खेत में डालने से पहले जो होता है उसको फुलाया भी जाता है। तो ये थोड़ा सा जल्दी निकलने की प्रक्रियाओं में से आता है। कहते हैं एक पके हुए बीज में बहुत कम मात्रा में पानी होता है। ये तो आपको भी नॉलेज है। आप देखते होंगे कि कनक होती है, उसको हम सुखा के जो है ड्राई करके फिर हम उसको पिसवाते हैं। ठीक है, और वही बीज को अगर धरती में लगा दो तो वो नमी सोख लेगी और नमी सोख के फिर क्या होगा, जर्मिनेशन करना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ही सिंपल बात है और बहुत ही साधारण है, और ये जो है प्रक्रिया आप अपने घर पे भी आजमा सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब तक वो पानी की मात्रा नहीं सोखेगा, क्योंकि सूखा हुआ होता है कोई भी बीज, तब तक जाकर वो जर्मिनेशन करने के लिए सक्षम नहीं होगा। इसलिए जो होता है बीज चोल को फूल कर फूटने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। जैव रासायनिक प्रक्रिया में पौधे की वृद्धि और प्रवर्धन के लिए पानी की आवश्यकता जो है अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अब दूसरी बात आता है तापमान। देखिए, तापमान भी अपने जगह पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। कहते हैं बीज के अंकुरण के लिए एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। ये तो आपको पता ही है कि कोई चीज़ को ग्रोथ करने के लिए एक फेवरेबल कंडीशन होना ज़रूरी है। अगर कंडीशन नहीं मिलेगी तो शायद वो ग्रोथ नहीं करेगा, चाहे कहीं भी आप देख लो, ये जनरल बात है। ठीक है, कहते हैं विभिन्न प्रजातियों के लिए तापमान की अलग अलग मात्रा की आवश्यकता होती है। तापक्रम पर ही बीज जो होती है अंदर रासायनिक अभिक्रिया को त्वरित करती है। यानी अगर तापमान सही रहता है तभी हार्मोन जो है रिएक्ट भी होती है। आपने देखा होगा कि अगर धान को अगर सिंपल कंडीशन में लगाया जाए ऊपर, तो धान वो फलित नहीं होगी। अगर वही पानी में लगा दिया जाए तो वो फलेगी भी और अच्छा जो है अपना प्रभाव भी दिखाएगी। तो हर का अपना अपना एक कंडीशन होता है। उसके पश्चात है ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन का अपना स्थान है, क्योंकि पौधे के लिए ऑक्सीजन भी मायने रखता है, क्योंकि हमारे लिए भी ऑक्सीजन उतना ही आवश्यकता है। कहते हैं बीज के अंदर संचरित भोजन से ऊर्जा को मुक्त करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। क्योंकि आपको पता है कि बीज के अंदर जो होता है काफ़ी मात्रा में इतना अमाउंट रहता है कि जो है पौधे अगर जर्मिनेशन हो तो उनको पोषण प्रदान किया जा सके। लेकिन ये तब तक जो है इनको पोषण तत्व नहीं मिलेगी जब तक पौधों में जो है सही मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध न हो। यानी बीज में जो है ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो शायद वो ग्रोथ करने में सक्षम नहीं रहेगा। इसलिए जो है भ्रूण की वृद्धि उपचार के लिए ऊर्जा की आवश्यकता मुक्त होना अत्यंत आवश्यक होता है, और इसके लिए ऑक्सीजन जो है होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके पश्चात है प्रकाश। देखिए, प्रकाश जो है बहुत सारे बीजों में बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश एक आवश्यक कारक नहीं होता है, लेकिन कुछ बीजों जैसे कि सोलाई और तम्बाकू में अत्यधिक जरूरी होता है। देखिए, यहाँ पर प्रकाश का भी अपना
स्थान रखता है। कहते हैं कई पौधों में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कई कई पौधे जो होते हैं प्रकाश के लिए ही अनुकृत होती है, यानी प्रकाश के लिए ही वो उद्दीपित होती है। अब उसके पश्चात हमारे समक्ष है हार्मोन। देखिए हार्मोन भी जो है अपना स्थान रखता है, क्योंकि हार्मोन के बारे में हम पहले ही विषय में चर्चा कर चुके हैं। ऊपर दिए गए बाहरी कारकों से अलावा हार्मोन भी बीज के अंकुरण के लिए निमित्त करते हैं। हार्मोन द्वारा ही भूमिकाएं निभाई जाती है और इस प्रकार जो है कुछ इस घटनाओं को जो सम्मिलित की जाती है। कहते हैं कुछ घटनाओं में पुण्य अंधकार होते हुए भी जिबरेलिन बीज के अंकुरण के लिए प्रेरित करता है। देखिए अंधकार होने के पश्चात भी जो जिबरेलिन नामक के हार्मोन होते हैं वो बीजों को प्रेरित करते हैं, ठीक है, कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ, जल्दी से बड़े हो जाओ। तो ये सारे कार्य जो होता है हार्मोन का ही होता है। उसके पश्चात है ऑक्सिन या साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो होती है या इथाइलिन होती है, वो बहुत से बीजों में है सुप्ति अवस्था को तोड़ती है, यानी जो विश्राम अवस्था में गई होती है, डोमेंसी में गई होती है, उस अवस्था को तोड़ती है। यानी इसके लिए जो है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और एथाइलिन्स जो है बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन होती है, जो कि डोमेंसी में गई हुई पौधे के बीजों को जगाने का काम करती है और अंकुरण के लिए प्रेरित करती है। यानी वो जगाएगी और फिर उसको प्रेरित करेगी कि आप अंकुरित हो जाओ। कुछ बीजों में जो है एसिड होती है, एसिटिक एसिड जो होती है अंकुरण और प्रक्रिया को रोकता भी है। देखिए कई जगह जो होती है, आपको एसिटिक एसिड के बारे में हमने पढ़ा भी था कि वो कोई भी क्रियाओं को रोक देती है। यानी वो तभी तो जो है आपको पता है कि जो फॉर्म में बड़े बड़े बीज रखे, आलू रखे जाते हैं या बीज रखे जाते हैं, उसमें जो है कुछ हद तक जो है एसिटिक एसिड ही मिलाया जाता है, जिसकी वजह से उसमें अंकुरण नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संरक्षण करने का तरीका भी है, लेकिन कई जगह पर जो है नुकसानदायक भी ये सिद्ध होता है। Our next topic is photopherism. Friend, here photopherism means is a response due to the light exposure and duration. There is a most important topic here, photopherism. You must have observed plant like a spinach, wheat, etc., which produce a flower in a summer, and dahlia, cosmos, etc. flower is a winter. Why is it so? This is because the flower is a summer require longer duration of the light per day than those as the flowerings and the winter. Thus we can say that the duration of the light play an important role in the flowering of plant, and this effect of duration of light on the growth of plant is known as the photoperiodism. There is what do you mean to the photoperiodism? The periodism is a photoperiodism is a this effect of duration of light on the growth of a plant known as the photoperiodism. The photoperiodism is the response in a growth and transportation, photosynthesis and reproductions is the flowering of plant to be specific duration of light which fall on their per day. The base of day length required for the plant of flowering, the plant are classified into the following three categories. There is a most important category. The first is a short day plant, means SDP. Short day plant. Some plant produce a flowers when exposed to be a light periods shorter than required daylight, and this is called a short day plant. And Christothelma, Cosmos, and Dahlia, soybean, and short day plant. And the other long day plant is a LDP, means they produce flower when exposed to light period longer than a fixed day length. Is a gulmohar, radish, spinach, or long day plant. And third is day natural plant. There is a day natural plant mean DNP. In these plants, a flowering in the not affected by the length of light period. There is a produced flower in almost all photo periods. There are cucumbers, tomato, and sunflower are day natural plant. The example is the most important here, and there is a flowering is the best known the example of photoperiodism. Maybe other plant is a process are also controlled by duration of light. But demancy is the bulbs is the formation in an onion, and timber is the formation of the potato are affected by the period of light. That is the most important here. दोस्तों यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है प्रकाशकालिता। देखिए ये जो है फोटोपीरियडिज्म कहलाता है, और आपको पता है कि ये एग्ज़ाम भी से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कहते हैं एग्ज़ाम
एग्जामिनर जो होता है इस क्वेश्चन को छोड़ता कभी नहीं है, ठीक है। प्रकाश कालिता होती है या फोटो प्रिडलिज्म है, कई क्वेश्चन को आप उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन कई रूप में रहता है। तो इस बात को अच्छे से समझ लेना कि आखिर ये होता क्या है। लेकिन आपको पता है कि जिस प्रकार प्रकाश कालिता इंपॉर्टेंट होती है पौधों में, उसी प्रकार जो त्रिपाण सेंटर के लिए आपकी आवश्यकता है, क्योंकि त्रिपाण सेंटर जो है आगे बढ़ना चाहता है, तो उन बच्चों तक पहुंचना चाहता है जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, और ये माध्यम आप बन सकते हो। तो आपने क्या करना है, इसको जितना हो सके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है। देखिए दोस्तों, कहते हैं कोई किसी को ज्ञान प्राप्त करना है तो गुरु की जो है इच्छाएं और दिल की भावनाओं को देखा जाता है। चाहे किसी, अगर मान लो किसी व्यक्ति के विचारों से अवगत होना चाहते हो तो उसके विचारों को देखिए कि उसका विचार क्या है और समझाने का तरीका क्या है, कि ठीक है। कुछ जगह जो होती है, क्योंकि साइंस है इसलिए वर्डिंग के जो है प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफ़िकल्ट होती है, तो इन बातों को आपने नज़रअंदाज करना है कि प्रोनाउंसिएशन क्या रहती है, और आप भी जो है वर्डिंग दिख रहा होता है तो उसको प्रोनाउंसिएशन करके आप सही उच्चारण भी कर सकते हो, क्योंकि कुछ वर्ड जो होते हैं किसी व्यक्ति के लिए बोलना संभव नहीं है। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में अगर पढ़ाया भी जाता है तो आप देखोगे कि उनका उच्चारण करने का तरीका अपना होता है। क्यों? क्योंकि उनको या तो वो पढ़ाने का तरीका ही उनका अलग होता है, और कई बच्चों को समझ भी ही नहीं आता है, ठीक है। कई बच्चे तो अच्छे से समझ लेते हैं लेकिन कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं। कारण क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं 10वीं क्लास में हिंदी मीडियम में पढ़े हुए होते हैं, और जैसे उनको साइंस सब्जेक्ट इंग्लिश मीडियम में आता है उनको कई शब्दों से जो है उनको समझ ही नहीं आता है। तो ये बात बच्चों में जनरली देखी गई है, ठीक है। जो हिंदी मीडियम बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, ठीक है, डायरेक्ट जो होते हैं वो साइंस सब्जेक्ट ले लेते हैं तो उनको आगे बढ़ने में बड़ी तकलीफ होती है। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं उनको तो चलिए सभी शब्दों का जो है सही सही ज्ञान होता है और सही उच्चारण भी पता होता है, लेकिन सडनली जो है हिंदी से के बाद वो इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं तो उनको बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं उन बच्चों को ही तलाश में हूँ, क्योंकि उनको ही मुझे आगे बढ़ाना है, क्योंकि मुझे पता है कि वो भविष्य बहुत ही उज्ज्वल है उनका। क्योंकि कहते हैं ना, वो संघर्ष करना जानते हैं, वो मेहनत करना जानते हैं, वो हर तरह से अपना आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और ये बच्चे जो है आगे फ्यूचर में जो है बहुत अच्छा कार्य भी कर सकते हैं और हमारे देश की तरक्की में महत्वपूर्ण योगदान भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर कंडीशन को झेल रखे होते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे तक उसी तरह से पहुँचा जा सकता है, ये आपको समझना है कि उन बच्चे तक हमें पहुँचना है, तो इसका माध्यम आपको बनना है, और ये बच्चे आपके थ्रू ही मुझे प्राप्त होंगे। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना है और उन बच्चों तक पहुंचाना है, क्योंकि मैं उनको अच्छे से इनको जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा के जो है उनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करवाना चाहता हूं। और मैं दिखाना चाहता हूं कि ये बच्चे को, जिनको जो है बड़े बच्चे कमज़ोर समझ रहे हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं उनको कमज़ोर समझ रखे हैं, जो हिंदी वाले जो जाते हैं 11वीं क्लास में या 12वीं में जाते हैं तो उनको कमज़ोर समझ रखे हैं, वो एक्चुअली में कमज़ोर नहीं है। वो आगे अगर बढ़ेंगे तो देखना एक जो है विशाल रूप धारण करके बढ़ेंगे, और इनकी समझ इतनी अच्छी होगी कि आगे चल के अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे और अच्छे साइंटिस्ट भी बनेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने हिंदी में भी उसको ज्ञान प्राप्त कर रखे हैं और इंग्लिश में भी उनको अच्छे से समझ है। तो इस बात को आपने ध्यान देना है, ठीक है, और एक टॉपिक को अच्छे तरह से समझने की कोशिश करना है। कहते हैं कई बात जो होती है इंग्लिश में हमें समझ नहीं आती है, लेकिन हिंदी में जो है बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाती है। तो आपने क्या करना है, उन बच्चों तक पहुंचने में त्रिपाण सेंटर का हेल्प करना है। तो इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई तकलीफ लेनी है, सिर्फ व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है इस लिंक को पेस्ट करनी है। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, सिर्फ इसको पेस्ट करके रख देना है। तो यही बात यहाँ प्रकाश कलिता के विषय में हम जानना चाहते हैं कि प्रकाश कलिता क्या होती है। देखिए, फोटो प्रिडलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है पौधों में, क्योंकि जैसे नाम से ही पता लग रहा है प्रकाश कलिता यानी फोटो प्रिडलिज्म यानी प्रकाश के लिए अनुकूलित होना। यानी पहले आपने देखा होगा कि पालक हो, गेहूं आदि जैसे पौधों में जो है पुष्प गर्मियों में निकलते हैं, और डेलिया और कसमस आदि में फूल जो है सर्दियों में निकलते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? ये अलग अलग समय में ही फूल अपना क्यों देते हैं? क्योंकि पौधे जिनमें पुष्प गर्मियों में निकलते हैं उनके प्रतिदिन अधिक लंबे काल तक प्रकाश की ज़रूरत होती है। देखिए, जो गर्मियों में निकलते हैं फूल, उनको प्रकाश की अत्यंत आवश्यकता होती है, बजाय उनके सर्दियों में खिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश का समय काल पौधे में पुष्पन की क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधे की वृद्धि में प्रकाश का प्रभाव प्रकाश कलिता कहलाती है। यानी आप समझ सकते हो बहुत ही सब सिंपल लैंग्वेज में कि प्रकाश का समकाल पौधों में पुष्पन की क्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पौधे की वृद्धि पर, देखिए, पौधे के वृद्धि पर प्रकाश के प्रभाव को प्रकाश कलिता कहते हैं। समझ में आ गया?
कि पौधे की वृद्धि पर प्रकाश का जो प्रभाव पड़ता है उसी को ही प्रकाश कलिता कहलाता है, यानी उसको ही हम फोटोपॉलिटिज्म कहलाता है। ठीक है, पौधे की वृद्धि पर प्रकाश का प्रभाव, सिंपल वर्ड। कहते हैं प्रकाश कलिता प्रतिदिन पौधों में पड़ने वाले प्रकाश की अवधि के प्रति पौधों के जो है पुष्पन तथा वृद्धि को प्रतिक्रियाओं को प्रकाश कलिता कहते हैं। यानी पौधे जो वृद्धि करते हैं उसमें पुष्प खिलते हैं, इसको भी प्रकाश कलिता के नाम से ही जाना जाता है। पुष्पन के लिए आवश्यक प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों को जो है 3 श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है। तो पहला श्रेणी क्या है देखते हैं। पहला श्रेणी तो आपके समक्ष है कि ये है शॉर्ट डे प्लांट यानी SDPS, यानी अल्प जो है प्रदीपकाली पौधे, यानी जिनको प्रकाश की मात्रा बहुत कम आवश्यकता होती है, यानी शॉर्ट डे प्लांट्स। दिन के नियमित प्रकाश की अपेक्षा कम समय तक प्रकाश देने पर कुछ पौधे पुष्प उत्पन्न कर देते हैं, उनको हम अल्प जो है दीर्घकाली पौधे कहते हैं, यानी हमको शॉर्ट डे प्लांट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कैनासोरेमस, ठीक है, जो है कासमास, डेलिया, सोयाबीन, ये सारे पौधे जो होते हैं अल्प दीर्घकालीन पौधे होते हैं जो कम ही प्रकाश में जो है ये खिल जाते हैं, तो इसे हम अल्प दीर्घकालिक पौधे कहते हैं, यानी शॉर्ट डे प्लांट्स। दूसरा जो होता है दीर्घ प्रतिकालिक पौधे यानी लॉन्ग डे प्लांट्स, इसको LDPS से भी हम नाम जानते हैं। ये पौधे तब पुष्प उत्पन्न करते हैं जब दिन के नियमित प्रकाश की अपेक्षा उन्हें अधिक प्रकाश दिया जाता है, यानी दोपहर के समय जब अधिक प्रकाश मिलती है तब जाके ये उद्दीपित होती है, यानी ये खिलती है। ठीक है, जैसे गुलमोहर हो गया, मूली हो गया, पालक हो गया, ये सारे दीर्घ प्रदीपकाली पौधे होते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग डे प्लांट क्या होती है, शॉर्ट डे प्लांट क्या होती है। शॉर्ट में कम प्रकाश की आवश्यकता होती है और लॉन्ग में अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। लेकिन एक और होती है जिसको हम दिवस निरपेक्ष पौधे कहते हैं, यानी डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, DNPS के नाम जाना जाता है। कहते हैं इन पौधों में पुष्पन पर दिन के नियमित प्रकाश का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, यानी दिन का प्रकाश का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे प्रकाश उच्च हो चाहे निम्न हो। और इसका अर्थ यह है कि ये सभी प्रकाश कालों में फूल उत्पन्न करते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, सूरजमुखी, ये सब दिवसीय निरपेक्ष पौधे होते हैं। तो इस बात को आप समझ गए हो भली भांति। कहते हैं यदि पुष्पन प्रकाश लेता का एक सबसे अच्छा उदाहरण है, बहुत सी अन्य पादप क्रियाएं भी प्रकाश द्वारा ही नियंत्रित होती है, चाहे वो मुकुलन हो, या स्मिस्ता हो, या प्याज में शकरकंद का निर्माण हो, आलू का कंद निर्माण हो, इत्यादि प्रकाश काल द्वारा ही सब प्रभावित होते हैं। तो ये कहते हैं प्रकाश का अपना एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है। The next topic is role of fluorescence and photochromo. There is a role of the fluorescence and photochromes in the flowering. After the discovery effect of the light on the flowering, the scientists tried to find out of the hormone responsible for the flowering in a plant. It is a hypothesis that is a plant is a hormone called to the fluorescence. Thus, the fluorescence is called. There is a hormone that is responsible for the initiation of the flowering of plant. Fluorescence is the theoretically is a flowering stimulus of synthesis in the leaves under favorable photoperiods and which are migrate to the shoot apex where a flowering occur. Have you ever thought how to plant come to know about their presence or absence? There is the most important word here, the presence and absence of the light in its environment. It is due to presence of the particular types of pigment in a plant. It's called to photochromes. There are phytochromes is there. It is also known as a light absorbing pigment. And it is make to the plant as sensitive to light and participate in the seed germination and the flowering. This pigment occur two different forms. Here PR and other is a PFR. There is a PR of the absorb the red light and PFR absorb the far red light. So the ray and the invisible. And there the both of this form of interconvertibles there FR from absorbed to red light and the get converted into the PFR from and there FPR there is absorbed the far red light and get converted into the PR form. There is a show in this diagram there is an interconversion of the photochromes into the PR and PFR. There is a PR is a red light and the other side far red of lighting is a reversing PFR. There is a most important example here. तो यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुष्पन में जो फ्लोरीन और जो है साइटोक्रोम यानी फाइटोक्रोम का क्या महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, आपको जानना भी ज़रूरी है कि पुष्पन में जो फ्लोरोरीजन और जो फाइटोक्रोम्स की क्या भूमिका रहती है। कहते हैं पुष्पन पर प्रकाश के प्रभाव को जो खोज के बाद वैज्ञानिक ने पुष्पन के लिए हार्मोन की भूमिका के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगे। ऐसा कल्पना की गई कि पादप हार्मोन, जिसे हम फ्लोरोरीजन कहते हैं, पौधों में पुष्पन की शुरुआत के लिए जिम्मेदार है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो फ्लावरिंग होती है पुष्पन के लिए जो है जिम्मेदार है, तो ये हार्मोन है, फ्लोरोरीजन नाम के हार्मोन जिम्मेदार है। कहते हैं फ्लोरोरीजन एक पुष्पन उद्दीपक है जो है अनुक्रिया प्रकाश काल में पत्तियों में संश्लेषित होती है और जो प्रहोष शीर्ष से होकर यानी शॉर्ट स्पेस रूट्स के होते हुए उस जगह पर चली जाती है जहाँ पुष्पन होना होता है। यानी जहाँ पुष्पन होना होता है वहाँ पहुँच के अपना कार्य जो है ये संपन्न करती है। कहते हैं कभी आपने सोचा है कि पौधे अपने वातावरण पर प्रकाश की उपस्थिति या फिर अनुपस्थिति के बारे में कैसे जान पाते हैं? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पौधे होते हैं वातावरण प्रकाश की जो उपस्थिति होती है या अनुपस्थिति होती है कैसे जान पाते हैं? यह जानकारी पौधों के एक विशेष प्रकार के वर्णक जिसे हम फाइटोक्रोम कहते हैं उसके द्वारा प्राप्त होती है। यानी देखिए प्रकाश कहाँ उपस्थित है कहाँ अनुपस्थित है, ये पौधों को कौन बताती है? याद रखना दोस्तों, कौन बताती है? फाइटोक्रोम बताती है कि कहाँ प्रकाश है कहाँ प्रकाश नहीं है। ये कार्य फाइटोक्रोम्स की होती है, उसके द्वारा प्राप्त करते हैं और इसी प्रकाश अवशोषक वर्णक के रूप में भी इसको हम जानते हैं। कहते हैं अगर देखा जाए तो ये पौधों को प्रकाश के प्रति संवेदनशील बनाता है। यानी ये जो होता है दोस्तों प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील होता है, क्योंकि फोटोक्रोम जो होती है वो बताती है कहाँ लाइट है कहाँ नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ये प्रकाश के प्रति काफ़ी संवेदनशील होती है। ठीक है, फाइटोक्रोम बीज अंकुरण और पुष्पन में भाग लेता है। देखिए दोनों काम में लेता है। आप कहिएगा फाइटोक्रोम कितना इंपॉर्टेंट कार्य करता है कि बीज अंकुरण और पुष्पन में भी भाग लेता है, पुष्प खिलने में भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है और अंकुरण के समय भी ये अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। कहते हैं इस वर्णक के दो अलग अलग प्रकार होते हैं, PR अथवा PFR या R लाल प्रकाश के लिए अवशोषित करता है, जबकि PFR फर रेड प्रकाश यानी ऐसी किरणें जो अदृश्य होती है को अवशोषित करता है। ये दोनों प्रकार एक दूसरे से में अंतर परिवर्तित करती है, यानी आपस में ये जो एक्सचेंज करती है एक दूसरे के साथ। यहाँ PR जो होती है प्रकाश जो होती है लाल प्रकाश को अवशोषित करती है। याद रखना दोस्तों, PR जो होती है वो लाल प्रकाश को क्या करती है? अवशोषित करता है, अब्जॉर्ब करती है और उसे जो है PFR फॉर्म में परिवर्तित कर देती है। यानी ये जो होती है यही चीज़ PFR में जो है परिवर्तित कर देती है और ये PFR प्रकार के जो है फर रेड प्रकाश को अवशोषित करती है और इस तरह जो है PR में परिवर्तित कर देती है। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो है एक रेखा द्वारा भी समझाया जा सकता है कि रिवर्सल प्रोसेसिंग है। ठीक है, रिवर्सल प्रोसेसिंग का मतलब यही होता है कि PR जो है लाल प्रकाश के साथ उद्दीपित किया है तो PFR में कन्वर्ट किया है, लेकिन PFR जो है दोबारा से जो फर लाल प्रकाश को क्या करेगा? दोबारा ही PR में कन्वर्ट कर देगा। तो इस प्रकार जो है इसकी क्रियाएं होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज vernalization. Vernalization means vernalization is the application of the low temperature. The vernalization is the application of low temperature. You have already learned the temperature effect to the growth and development of plants. For the flowering, some plants a particular temperature is required. A study showed that is a temperature reduced to the particle point, then a flowering occurred at any earlier stage. For example, by applying the temperature of ranging between 1 to 10 Celsius to a content to the variety of wheats, rice, and cotton, growth of seedlings are accelerated and flowering to the occur earlier. This method of inducing the earlier flowering in plant at a low temperature is called vernalization. Friend, what is the vernalization is here? This method of induced earlier flowering in a plant at a low temperature is called vernalization. Vernalization is the fact here. The vernalization is the process of accelerated the process of flowering by their subjected exposed to the plant to the low temperature. There is a application of the low temperature here. Here is a practical utility of the vernalization here. The vernalization has some practical application for like a plant whose life cycle is completed in the 2 seasons. Is the biennials can be produce a flower in one season if their seeds are pre-treated is a low temperature and crop can be grown and the harvested earlier. Is the biennials can be returned into the annual.
यहाँ पर टॉपिक जो हमारा अगला दोस्तों है बसंतीकरण। देखिए बसंतीकरण नाम से ही भी बहुत अच्छा लग रहा है। बसंतीकरण यानी वेरलाइजेशन, ठीक है। बसंतीकरण का अर्थ होता है वेरलाइजेशन। हम जान चुके हैं कि पौधे की वृद्धि एवं प्रवर्धन पर तापमान का प्रभाव पड़ता है। ये आपको भी पता है कि तापमान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर अदा करता है, ठीक है, पौधों के लिए। पुष्पन के लिए एक विशिष्ट तापमान की आवश्यकता होती है। कहते हैं ना, अगर वो टेम्परेचर अगर नहीं मिलेगा तो पौधों में जो है पुष्प नहीं खिलेगी, ठीक है। तो ये सारे अध्ययन जो है, यदि तापमान में कमी जो है विशेष बिंदु तक की जाए तो पुष्पन जल्दी हो सकता है। यानी अगर आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे देख लो, अगर तक टेम्परेचर कम कर दो, देखो कभी किसी व्यक्ति को कि गमले को जो है समय के अनुसार कभी बाहर रखते हैं, कभी अंदर रखते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो होती है प्रकाश के लिए, उनके लिए कन्वर्ट करने के लिए और जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर योगदान रखता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं चीज़ों के लिए दर्शाया गया है। और उदाहरण के लिए देखें तो गेहूं, चावल और कपास कुछ किस्में जो होती है 1 सेल्सियस से 10 सेल्सियस के बीच तापमान पौधों की वृद्धि के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसमें जल्दी पुष्पन हो सकता है। देखिए आपने देखा होगा, सिंपल, अगर आपने ना देखा हो तो आपने गेहूँ और चावल को तो देखा ही होगा ना। आपको पता है चावल जो होती है पानी के कुछ अमाउंट में रहते हुए ही वृद्धि करती है और उसमें सारे प्रक्रिया होती है। और गेहूं जो होती है सूखे में की जाती है, जैसे सर्दी के टाइम ही इसको बोई जाती है और इसको गर्मी के टाइम काटी जाती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि चावल जो होती है पानी के अंदर ही इसको ग्रोथिंग होती है, यानी इसमें जो होती है तापमान का प्रभाव बिल्कुल ही पड़ता है। कहते हैं यह विधि जो कम तापमान पर जल्दी पुष्पन के लिए प्रेरित करता है उसी को हम बसंतीकरण कहते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज कितना ईजी है कि जो पुष्पन को, ठीक है, कम तापमान पर जल्दी पुष्पन के लिए प्रेरित करता है उसे को हम बसंतीकरण या वेटलाइजेशन कहते हैं। तो ये सिंपल लैंग्वेज है, कोई बड़ी लैंग्वेज नहीं जिसको आपको समझना कठिन है। आप याद कर सकते हो कि जो वेटलाइजेशन होती क्या है, तो आप जनरल सी बात कहोगे कि कम तापमान पर जल्दी पुष्पन के वृद्धि के लिए प्रेरित करती है, उसे ही हम बसंतीकरण कहते हैं या वेटलाइजेशन कहते हैं। बस देखिए एक फैक्ट होता है कि बसंतीकरण वह प्रक्रिया है जो पौधे कम तापमान पर रखे उन्हें पुष्पन के लिए प्रेरित करती है। यानी ये बात जो है पीएम टीम के लिए भी बन जाता है कि ऐसा क्या कौन सा है क्रिया है जिसके कारण जो है पौधों में जो है पुष्पन के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उसको बसंतीकरण ही कह सकते हो, ठीक है। तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो आप सोच सकते हो और जो एग्जामिनर सोच सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर रखती है। अब कहते हैं कि यहाँ पर बसंतीकरण होती है, इसका उपयोग कहाँ है। देखिए बसंतीकरण की व्यवहारिक उपयोगिता कहाँ पर होती है। कहते हैं वैसे कि जो व्यवहारिक उपयोग होता है, यहाँ अनुप्रयोग लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि डिसएडवांटेज है, इसका मतलब एडवांटेज है, ठीक है। अनुपयोग भी कहते हैं हम इसको। तो ऐसे पौधे जो अपना जीवन काल 2 वर्ष या 2 मासों में दीर्घवर्षीय पूरा करते हैं, यदि उनके बीजों को कम तापमान पर उपचारित किया जाए तो एक ही मौसम में फूल उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए ये प्रकृति के खिलाफ हो जाती है कि हम क्या करें, उसको उपचारित करें, तापमान कम कर दें, तो ये क्या होगा, एक ही मौसम में फूल उत्पन्न कर देंगे। तो ये तो प्रकृति के खिलाफ होता है। देखिए कहते हैं 2 मौसमों में अपना करता है पूरा क्रिया, लेकिन हम अगर चाहे तो उसको जल्दी भी करवा सकते हैं, ठीक है। वसंतीकरण द्वारा जो है फसलों को जल्दी बोया और काटा जा सकता है, जिसका अर्थ यह है कि द्विवर्षीय पौधों को 1 वर्षीय में वार्षिक में बदला जा सकता है। देखिए बसंतीकरण के बजाय वेटलाइजेशन के कारण क्या होगा कि जो पौधे 2 साल में अपना क्रिया कंप्लीट करते हैं उनमें जल्दी ही पुष्प देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं और इससे जो है हम उसका उपज भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं ये विधि जो है मैं इसको उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये जो है हमारे जीवन के लिए भी और पेड़ पौधों के जीवन के लिए भी संभव नहीं है। क्योंकि अगर वसंतीकरण कहते हैं फर्टिलाइजेशन किया जाता है और वो समय से पहले पुष्प दे देते हैं, तो वही तो बात हो गई कि जैसे आप लोगों को परेशानी होती है, बिन मौसम बरसात हो जाती है। कहते हैं मौसम के रिगार्डिंग कभी बरसात नहीं हो रही, हमारा टेम्परेचर बिगड़ता चला जा रहा है, तो उसमें भी अगर हम पौधों में भी टेम्परेचर बिगाड़ेंगे और उनको पहले ही समय से पहले ही जो क्रिया करने के लिए प्रेरित करेंगे, तो हो सकता है कि इसके लिए आगे चल के ये अपने कई चीज़ों को खो दे, यानी कई जो है प्रोटीन विटामिनों को जो है ये खो दे, और ये हमारे लिए जो है कदाचित उचित न रहे। The next topic is senescence, aging of plants. Senescence is the aging of plants here. Like animal, plants also have a fixed lifespan, and thereafter completing their period, they die. Before death, we can observe the several degradation process in their body. You have to notice the yellowish of the leaves and the fading of flower color in a plant. It is due to the loss of structure and function of organ or the whole plant. The deteriorative process which is ultimately lead to the complete loss of organizations
and the functioning of their plants are its parts known as the sensations. Friend, here there is the most important things here. There is a deterioration of processes which ultimately lead to the complete loss of organizations and functioning of the plant. Art is a part of known as the sensations. And sensations occur due to the deposition of the waste material. There is the occur due to the waste material in the sensations, and in the some plants and whole plant die after the flowering and producing seeds. This is called to the whole plant sensations. And the example annual plant like a rice, wheat, beans and tomato. In a many other plant part above the soil die each year and the root system stay alive. This is called to the organ or shoot senses. There is the most important sense means engine of plant. Here the role of the hormones in the senses in a plant. There are abscisic acid is the ethylenes promote to the senses of leaf, but a cytokinase delay senses and the help the leaves remain green for the long period. There is a most important role for the hormones in an engine of plant. ठीक दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पौधों में वृद्धि या वृद्धावस्था या काल प्रभावन। देखिए, आप सोचते हो कि सिर्फ इंसान ही बुढ़े होते हैं या जानवर ही बुढ़े होते हैं, ऐसा नहीं है। पौधों भी कई मायने में वृद्धावस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि प्राणियों की तरह पौधे भी एक निश्चित जीवन काल होते हैं और वही जीवन काल में जो है अपना सारा कार्य वो संपन्न करते हैं। उनके पूरे करने के लिए बाद वे मर जाते हैं और मरने से पहले उनके शरीर में कई प्रकार के अविष्ण देखने को मिलता है। आपने यह भी ध्यान दिया होगा कि पौधों में पत्तियां पीली पड़ जाती है जब वो वृद्ध अवस्था में चली जाती है, और कभी कभी ये सब जो होता है हार्मोन की वजह से भी ऐसा देखने को मिला है। या कभी सर्द ऋतु आती है तो उसमें भी पत्ते जो होते हैं पीले पड़ जाते हैं। लेकिन कहते हैं कुछ भी हो, इनकी एक वृद्ध अवस्था आती है जहाँ पर ये अपनी सारी क्रियाओं को त्याग देते हैं। कहते हैं फूलों के रंग फीके पड़ने लग जाते हैं और पौधे उनके भाग के क्षीण संबंधी सभी जो प्रक्रियाएं जिनमें संगठित और क्रियात्मक सभी प्रकार की क्षति शामिल होते हैं विनयता कहलाता है। यानी जिनमें संगठनात्मक क्रियात्मक सारे प्रक्रियाएं होती हैं उसी को हम जब कहते हैं सेंसेंस कहते हैं, यानी जीवंतता कहते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात रखता है जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कहते हैं अगर कोई पौधा है तो वो एक वर्ष में बहुत सी क्रियाओं से गुजर जाते हैं। मान लीजिए कोई वृक्ष है तो एक वर्ष के दौरान जो है कई सीजनों से उनका सामना होती है और उनके पत्ते पीले पड़ के सारे झड़ भी जाते हैं और फिर दोबारा से हरियाली आ जाती है। तो कहो कि पौधे जो है एक नेचर का एक सबसे अनोखा बनाया हुआ एक चीज़ है जिसको आप समझना आप लोगों के लिए शायद संभव ही नहीं है और शायद मनुष्य ने इस बात को समझा ही नहीं है। तभी तो आए दिन पेड़ पौधों को इस प्रकार काट रहे हैं जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो पौधों में देखिए दोस्तों, जो है कहते हैं ना कुदरत ने बहुत अनोखी बात बनाई है, वो ये होती है कि ये हर साल एक नया यौवन को प्राप्त करते हैं, नया उनमें फुर्तीली होती है, नया उनके जोश होता है। लेकिन इंसान जो होते हैं एक समय अवधि तक ही जो यंग रहते हैं, लेकिन पौधे जो है हर साल एक नए पत्ते के साथ, नए यौवन के साथ, नए हरियाली के साथ, नए फूल के साथ जो है उदय होते हैं। ठीक है, तो ये नेचर का सबसे ही इम्पोर्टेंट बात थी, शायद ये बात आपको पता भी ना हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, कहते हैं प्लांट और इंसान कई मायने में सामान्य ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो इंसान है पौधों को तो इस प्रकार काटा जा रहा है जैसे कि उसका कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन शायद इंसान ये बात भूल गया है कि आने वाला समय में पौधे उसके साथ ऐसी दुर्दशा करेगा तो शायद इंसानों को कभी समझ में भी ना आया हो। तो क्योंकि समय जो है बदल रहा है और समय के बदलते हुए रूपों को जो है हमें भी बदलना चाहिए और हमें भी इस बात को एहसास होने की आवश्यकता है। कहते विविधता वर्ज्य पदार्थों का संग्रहकरण आती है। देखिए, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं पौधों में भी बहुत से वर्ज्य पदार्थ होते हैं, वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। आप सोचते हो कि पौधों में क्या वेस्ट मटेरियल्स है, तो आप थोड़ा गेस करो क्या हो सकता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, मुझे पता, अगर जिन बच्चों को पहले पता हो जाए वो कमेंट करके मुझे भी सब फटाक से बता दें, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा क्योंकि ज़रूरी है। देखिए, वर्ज्य पदार्थ के रूप में जो वेस्ट मटेरियल्स के रूप में आता है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वो उनका वेस्ट मटेरियल्स होता है। और आपने पौधों में गोंद भी निकलते हुए देखा होगा। ठीक है, गोंद जो निकलती है पौधों में वो उनका वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, जो पौधे निकालते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि इसका क्या वेस्ट मटेरियल्स होगा। तो मैंने कहा था ना कि पौधों के बारे में और इंसान के बारे में कई मानने में सब कुछ सामान्य ही दिखते हैं। ठीक है, तो उनके भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, वो गोंद के रूप में होते हैं। आपने देखा होगा कोई पौधे में
जो गोंद के रूप में जो चिपचिपाहट सा निकलता है वही उनका जो होता है बेस्ट मटेरियल होता है। कोई भी पौधे में देख लेना, हम लोग जब बच्चे थे तो उसको गोंद को लेके हम किताब उताब चिपकाया करते थे, जो जनरली हमें नॉलेज है इस बात की। ठीक है, तो शायद आप लोगों ने ना देखा हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि पौधे भी वेस्ट मटेरियल्स को उत्कृष्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। ठीक है, कुछ पौधों में पुष्पन और बीज उत्पन्न करने के बाद संपूर्ण पौधा मर जाता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे पौधे जो होते हैं वो कुछ ही समय अवधि तक मर जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े पेड़ जो होते हैं कई साल तक जीवित रहते हैं। ठीक है, पौधा का जो होता है साल चक्र एक ही साल होता है। कहते हैं पौधा बनता है, उसमें फूल आती है और उसमें फल लगता है और वो मर जाती है। जैसे इंसान में भी यही होता है कि इंसान भी जन्म लेता है, ठीक है, यौवन को प्राप्त करता है, सारी बच्चों को जन्म देता है, प्रक्रियाएं होती है, फिर जाके वृद्ध होता है और वो ख़त्म हो जाता है। तो यही प्रक्रिया कहते हैं हर जीव जंतुओं में आपको देखने को मिल जाएगा। इस संपूर्ण पौधे की विविधता ही कहते हैं, यानी सारे कार्यों को सेंसनेस के नाम ही दिया गया है। उदाहरण के तौर पर वार्षिक पौधे जैसे चावल, गेहूँ, सेम, टमाटर आदि बहुत से पौधे ऐसे जिनमें ऊपरी भाग हर साल मर जाते हैं और जड़ तंत्र जीवित रहता है, उसे हम अंग जीर्णता दर्शाते हैं। यानी अंग जीर्णता को दर्शाते हैं, जिनके जड़ जो होते हैं जीवित रहते हैं। बेसिकली पौधे मर जाते हैं लेकिन जो जड़ होते हैं वो जीवित होते हैं। अब इस तरह का जो है कई पौधे और भी देख सकते हो जिसमें ये सारी क्रियाएं होती है। मान लीजिए कोई बैगन का पेड़ है, अगर आप उसको काट भी देते हो फिर मौसम के साथ उसमें फिर से कलियां जाती है और फिर से वो फूलने फलने लग जाती है। तो इसी को कह सकते हो अर्घ जीर्णता भी कहते हैं। कहते हैं जीर्णता से हार्मोन की भूमिका। देखिए ये जो संश्लेषण होती है उसमें हार्मोन की क्या भूमिका है। कहते हैं सारी क्रियाएं जो होती है हार्मोन के कारण ही संभव हो पाती है, क्योंकि इसमें जो है एब्सिडिक एसिड और एथालिन पत्तियों की विविधता को बढ़ाते हैं, लेकिन साइटोकाइनिन जो है विविधता को रोकती है और पत्तियों को काफ़ी समय तक हरा रहने में मदद भी करती है। तो कहते हैं जिस प्रकार इंसानों में हार्मोन का अपना विशेष महत्व होती है, सेम वैसे ही पौधों में भी हार्मोन का विशेष महत्व रखता है। हार्मोन के रिगार्डिंग जो है एक वीडियो बना हुआ है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसमें हमने हार्मोन के विषय में सारी बातों को जो है डिस्कस किया है और सारी बातों को जो है एनालाइज करने की कोशिश किया है कि हार्मोन का क्या उपयोग, हार्मोन क्यों पौधों के लिए इतना ज़रूरी है और उस पर कौन से भाग पे हार्मोन का, किस हार्मोन का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हमने सारी चर्चा किया है। तो वो जो है पिछला वीडियो जो देखना आप नहीं भूलना, उसको ज़रूर देख लेना। Our next topic is absorption. Friend, absorption means the shedding off. You might have noticed where a leaf become all it is a separate from to the plant. The body fall down again to ribs, fruits and older flower also become separated from to the plants. This detachment of the older plant part of organs from the main plant body is called absorption. Absorption is the most important for the plant. There is a wrapping of fruits and the flowers and separating on the plant. In a plant, the layer of tissue generated from to the absorptions is shown at the base of the petals of their leaves or flower of fruits, and the cells of this layer become soft and weak due to destruction of middle lamella and the cell ball, so the organ easily detached by winds and rainfall. Plant hormones like abscisic acid, ethylene, a promoter leaf absorptions and xylene prevent its. दोस्तों यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आया है विलंगन यानी झरना यानी अवशेषण। देखिए आपको पता ही होगा कि जब पत्तियाँ पुरानी हो जाती है तो क्या होता है, वो गिर जाता है, झड़ जाता है। तो यहाँ पर कई हार्मोन भी इफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से पत्तियाँ जो होती है सॉफ्ट बन जाती है और गिर जाती है, क्योंकि हार्मोन के रिएक्शन से ही ऐसा संभव होता है। ठीक है, ये पौधे अगले क्या कहते हैं आगे हो जाते हैं और गिर भी जाते हैं, मर भी जाते हैं, कुछ इसमें सभी चीज़ आपको देखने को मिलता है। मुख्य शरीर से पुराने भागों में इस प्रकार के अलग होने की प्रक्रिया को ही हम विलंगन कहते हैं यानी अवशेषण कहते हैं। यानी पौधों से अलग जो इनके पत्ते होते हैं अलग हो जाते हैं, इसी को ही हम विलंगन के नाम देते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रखता है बात यहाँ पर। कहते हैं पौधों में पत्तियों के मुख्य अथवा जो पुष्प और फल के पुष्प के पीछे अक्सर ऊतकों की एक परत विलंगन क्षेत्र बना हुआ होता है। अगर आप ध्यान से पत्तों में देखोगे और पुष्पों में देखोगे और फलों में तो आपको जो वहाँ एक ऊतक दिखेगी जिसको विलंगन क्षेत्र भी कहते हैं। कोशिकाओं की यह परत नर्म और कमज़ोर होने के कारण मध्य पट्टिकाएँ और कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कि कोई फल जो होता है पेड़ से टूट के गिरता है तो वहाँ पर जो होती है धीरे धीरे वो कमज़ोर होती चली जाती है। ठीक है,
और जब वो कमज़ोर हो जाती है तो वो गिर जाती है। अगर आपको इस एक्सपेरिमेंट को दर्शाना है तो आप एक बगीचे में जाइए, वहाँ पर आप देखिए कि एक कच्चा जो लीफ होती है वो कितनी टाइटली पकड़ रखी होती है, लेकिन एक पीला पड़ा हुआ पत्ते को आप देखना कि जैसे आप छुओगे वैसे फटाक से वो अलग हो जाएगा। तो इसी चीज़ को जो है विलंघन कहते हैं और यही कमज़ोर होने के कारण बनता है। और पत्तियों जो है कमज़ोर बन जाता है, फल में भी ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है जो आप अपने घर के आसपास या गमले में लगा हुआ पौधों को भी देख सकते हो, जो कि आपके घरों में प्रेजेंट होती है। तो इसमें आप देखना कि जो पीले पड़ जाते हैं पत्ते, वो बिल्कुल ही उनकी जो है बॉडी से बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। तो उसको हल्का सा भी हवा हुआ चलता है तो फटाक से जो होते हैं ये आसानी से अलग हो जाते हैं। यानी ये पत्तियाँ जो होती है जब हवा थोड़ा तेज़ चलता है या वर्षा होती है तो बहुत आसानी से जो होता है पेड़ों से अलग हो जाता है। लेकिन जो कच्चे पेड़ थे, लीफ थे, कच्चे पत्ते थे, वो नहीं गिरते क्योंकि उसमें जो है हार्मोन अभी रिएक्ट कर रहा है और उसको काफ़ी मजबूती से पकड़ा हुआ है। कहते हैं पादप हार्मोन जैसे एब्सिलिक एसिड और एथिलीन्स पत्तियों के विलंघन को बढ़ावा देते हैं। तो याद रखना दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एब्सिलिक एसिड होता है और एथिलीन्स जो है पत्तियों में यानी झरने के लिए काफ़ी बढ़ावा देता है। ये दोनों हार्मोन जो है काफ़ी जो है प्रोत्साहित करते हैं पत्ते को झरने के लिए। लेकिन ऑक्सिन जो होती है, ऑक्सिन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये पत्तियों को झरने से रोकता है। यानी कई हद तक अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कुछ इन्हीं हार्मोनों की वजह से ही ऐसा रिएक्ट देखने को मिलेगा आपको। तभी तो कहते हैं कि जो प्लांट में है वही मनुष्य में है। सिर्फ इंसानों को इनकी गहराइयों को और इनके रहस्य को समझने की आवश्यकता है। Our next topic is stress factor. The stress factor is the most important in a plant. And what happens if you do not supply water to the portal plant for 4 to 5 days? What happens? This is the most important question here. You may be observed that the leaves went down and the plant is wilt. Here, due to the lack of water, usually life process of plant are disturbed. We can say that the plant is facing stress in its life. There is a stress factor, and this may be a call to the biological stress. This is called to the biological stress. Not only water, there are a number of factors responsible for the causing stress in plant like temperature, salt, shade, light, and pollutions. There is a main factor of strain in a plant. There is a temperature, salt, shade, light, and pollutants, and also the water is a main stress factor on a plant. Any change in the environment condition that may be absorb the effect their growth of development in a plant is called biological stress. The biological stress is more important for the plant. The change in the environment condition. The stress is coming in plant. There is environment condition that is called to the biological stress. The effect that are produced in a plant as a result of a stress is called strain. In the above example, bending to the leaves and the wilting of plant are strain here. The one factor is here, so the reaction of plant facing the stress is called strain. That is the most important thing here. So the reaction of plant facing the stress is called strain. Here, types of stress. What do you mean by types of stress? There are the variety of stress for which a plant are exposed. Some common stress are water stress, salt stress, and let's know the detail about them. And first of all is the water stress. What do you mean to the water stress? The water stress is the include of both excess of water flood and the scarcity of the water draft. And absence of water in a plant make the leaves yellow and they are well. There are various processes of plant like a photosynthesis and respiration are reduced. Cell engagement and check the cell size and deformity and the cell rigidity. Lost due to absence of water and flooding excess amount of water in a soil and reduce the root and shoot and the growth. There is the causing of blackenings of the root tips and the yellowish of the leaves. There is a water stress. There is a water stress is the present in all types of plant, and the salt stress also is important for here. The salt stress occur mainly due to the presence of excess amount of calcium and sodium salt in the plant body. There is a salt stress is a mainly presence of amount of calcium and sodium salt in a plant. It is the dehydration of the cell.
that is causing a dehydration of the cell, and change the shape of the cell is a disturbance is the metabolic process. There is disturbance of all types of metabolic process here, and the cell growth well as a growth and the development of plants are regarded. देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे समक्ष आया है, दबाव कारक, स्ट्रेस फैक्टर। देखिए स्ट्रेस जो होती है, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इंसानों में स्ट्रेस होती है, इंसान ही बड़े बड़े चीज़ों के लिए स्ट्रेस लेती है, या इंसान में ही सारी क्रियाएं होती हैं? तो ये संभव नहीं है कि इंसानों में हो, पौधों में भी स्ट्रेस होती है। देखिए स्ट्रेस कई कारणों से हो सकती है, कई तरीक़ों से हो सकती है। इंसानों में भी स्ट्रेस होती है। जैसे स्ट्रेस की बात ये होती है कि मान लीजिए कि जैसे कि मैं ही आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा जो यही लक्ष्य है कि मैं उन बच्चों तक पहुँचूँ जो कमज़ोर हैं, ठीक है, जिनसे मुश्किल पड़ता है समझना, ठीक है, और बड़े बड़े जो हाई फाई इंस्टीट्यूटों के जो इंग्लिश होती है वो भी समझ में उनको नहीं आता है। तो भी जो है मैं देसी लैंग्वेज में, देसी वर्डों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आप बड़े इंस्टीट्यूट में समझने जाओगे तो आधा इंग्लिश पढ़ले पड़ेगी और आधा इंग्लिश पढ़ले ही नहीं पड़ेगी आपको, तो समझ ही नहीं आएगा। लेकिन कोई अपना आपके ही लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता है तो वो आप पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, चाहे उसकी प्रोनाउंसिएशन जैसी हो, आपको सिर्फ समझाने से मतलब है। तो आप इसी स्ट्रेस में रहते हो कि भाई मैं कैसे समझूँ, क्या होता है। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है कि शुरू में क्या करते हैं, कोई भी मेडिकल हो या अकाउंट्स हो, कोई भी सब्जेक्ट जो इंग्लिश मीडियम में होती है उसको फटाक से ले लेते हैं अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन जैसे वो स्कूल में जाते हैं, वहाँ टीचर इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, वहाँ इक्का दुक्का बच्चे भी इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, तो वो अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हैं कि शायद मैं कमज़ोर हूँ और मुझे ये नहीं आएगा। और टीचर भी क्या करते हैं, मोटिवेट कर देते हैं कि बच्चे तुम हिंदी मीडियम में थे, आप इंग्लिश में नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपको प्रोनाउंसिएशन तक भी नहीं आती है, तो आप ये मेडिकल को छोड़ दो, चाहे अकाउंट्स को छोड़ दो। लेकिन मुझे पता है कि वो बच्चा करने वाला था, लेकिन उसको थोड़ा सा गाइडलाइंस की आवश्यकता थी, मेहनत की ज़रूरत था। क्योंकि मेरे पास बच्चे आते हैं, ऐसे ही बच्चे मेरे पास आते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा कामयाबी की सीढ़ी पे पहुंचा के ही दम लेता हूं, ये मेरा रूल है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं उन बच्चों को भी ये मैं कार्य करके दिखाऊं जो बच्चे मेरे से दूर हैं, जिनको जो है अच्छे सोच की ज़रूरत है। तो मैं यही टीचरों को कहता हूं कि जो भी बच्चे आपके पास है, चाहे कमज़ोर है, जो मर्जी, उनको अच्छे से अच्छे गाइडलाइंस दो, समझाएं कि बच्चे आप कर सकते हो, लेकिन इसमें मेहनत की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे विश्वास है ये बच्चा आगे अगर बढ़ेगा ना, आगे अगर पढ़ के आगे निकलेगा तो वो सबसे अच्छा डॉक्टर बन सकता है, सबसे अच्छा साइंटिस्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि उसने हर एक जो है समस्याओं का उसने फेस किया है, क्योंकि उसको सुविधाएं नहीं थी, फिर भी वो आगे बढ़ा है। इसका मतलब ये सबसे बेस्ट बनेगा, और ये बेस्ट जो है हमारे देश की भविष्य के आधार बन सकता है। इसलिए मैं कभी भी किसी बच्चों को ये नहीं कहता कि आप नहीं कर सकते। अगर आप समझने की क्षमता है, याद करने की क्षमता है, तो आप 100% कर सकती हो। तो इसीलिए त्रिपाण सेंटर जो है उन बच्चों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहता है जिन बच्चों को ये वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि उनके ही लैंग्वेज में, उनके ही वर्डिंग में समझाने वाला यहाँ कोई नहीं है। सब अपने जो है अपने विदेशी लैंग्वेजों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़े इंस्टीट्यूट में जाओ, ऐसे इंस्टीट्यूट में जाओ, बड़े बच्चों से मुलाकात करो जो बड़े बड़े हाई फाई स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी आपको यहाँ पर गलत साबित करने की कोशिश करते हैं कि आपका प्रोनाउंसिएशन ये है, वो है, फलाना है, टिमका है। लेकिन मेरा एक उद्देश्य है कि जो चीज़ आपको समझ में आ जाए, जो आपको पल्ले पड़ जाए, समझिए आप उससे बेस्ट हो, इंग्लिश से भी बेस्ट है। तो इसलिए आपको जो है त्रिपाण सेंटर का हाथ बनना है और सहयोगी बनना है। तो इसके लिए आपको कुछ भी खास नहीं करने की ज़रूरत है, सिर्फ इतना करना है कि अगर आप वीडियो अच्छा लग गया है तो इसको क्या कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कुछ समय के लिए लगा दीजिए। अगर यही बात कोई और बातों में होती, कोई गाना लगाने की होती, तो फटाक से आप लगा देते हो, लेकिन ये दोस्तों किसी बच्चों के आपके थ्रू हेल्प हो जाएगा। तो देखिए ये कितना बड़ा कार्य होगा। ठीक कहते हैं ना, कुछ चीज़ें जो होती है आपकी वजह से भी अच्छा बन जाता है। मान लीजिए वीडियो उनको मिल जाता है और वो +2 +1 बायोलॉजी अच्छे से करके वो अच्छे से निकल जाते हैं, तो आने वाला समय में कुछ अच्छा डॉक्टर बन जाएंगे या कुछ अच्छा बन जाएंगे। तो वो अगर आप कभी जाओगे कुछ कराने जाओगे तो वो अच्छे से आपको इलाज करेंगे। यानी आपका जो है आपका जो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाने की वजह से देखिए कितना कुछ चेंज हो गया। तो सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है कि सोचने वाला यहाँ काम है नहीं, विचारने वाला काम है नहीं। सिर्फ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे जो है आप पेस्ट कर दीजिए और आगे बढ़िए। अब देखिए ये स्ट्रेस तो मैंने आपको कम कर दिया, लेकिन पौधों में ये स्ट्रेस कम नहीं हो रही है। अब देखिए कैसे, दबाव कारक क्या होती है?
आपको पता ही है कि पौधे भी बहुत स्ट्रेस से गुजरते हैं। जब उनको पानी नहीं मिलता है, जब उनको धूप नहीं मिलती है, तो आपने देखा है वो कैसे छटपटाते हैं। ठीक है, अगर दिन भर वो धूपों को सहते हैं तो देखते हो सारे दिन में मुरझा से जाते हैं, यानी कितने स्ट्रेस था उनको। हम भी ऐसे ही होते हैं कि जब हमें काफ़ी स्ट्रेस हो जाती है तो हम भी एक मुरझाए हुए नज़र आते हैं, हमारे बॉडी में काम नहीं करता हमारा, हम बिल्कुल आलस्य हो जाते हैं। तो पौधों में ही सेम कंडीशन देखने को मिला है। कहते हैं क्या होगा यदि आप गमले में लगे हुए पौधों में 4 या 3 दिन तक पानी नहीं डालो। आपने देखा होगा कि पत्तियां झुक जाती है और पौधे मुरझा सी जाती है। पत्तियों की कमी के कारण पौधों का सामान्य जीवन प्रक्रिया बाधित होती है, क्योंकि जो क्रिया सब दिन होती रहती है, अगर एक दिन न किया जाए तो जनरल सी बात है कि उसके जो कार्य जो करने की क्षमता थी उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर देखने को आपको मिलेगा। हम कहते हैं कि पौधे अपने जीवन दबाव को झेल रहा है। इस जो है जैविक दबाव कहा जाएगा, यानी इसको बायोलॉजिकल जो है प्रेशर कहा जाएगा, स्ट्रेस कहा जाएगा, केवल पानी की नहीं बल्कि वे कारक दबावों को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे और भी कारण हो जाते हैं, जैसे तापमान हो गया, नमक हो गया, छाया हो गया, प्रकाश हो गया, प्रदूषक हो गया। आप इतने प्रदूषण कर रहे हैं तो आपको कभी सोचा है कभी कि ये पेड़ पौधों को कितना दर्द होता होगा, कितना नुकसान होता होगा? शायद नहीं सुने होंगे, क्योंकि पेड़ पौधे के दर्द तो कोई समझता ही नहीं है। आप हंस रहे होगे कि पेड़ पौधे को कोई दर्द होता है? नहीं दोस्तों, ये गलतफहमी में हो। कहते हैं अगर पेड़ पौधे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सारी क्रियाएं होती है जो इंसानों में होती है। आप पेड़ को काटते हो तो भी वो रोता है, तो उसको भी दर्द होता है। जैसे कोई जो है किसी जीव को हत्या करता है, ठीक है, तो उसको भी दर्द होता है, लेकिन क्या करे बेचारा, वो एक कमज़ोर है, तभी तो जो है ताकतवर ने उसको काट दिया। तो यही सिचुएशन पेड़ पौधों को भी होती है। जब आप पेड़ उनके टहनियाँ काटते हो ना, और या आप लोग उसके साथ गलत करते हो या प्रदूषण फैलाते हो या कुछ भी करते हो, तो उनको बहुत ही दर्द होता है। वो गुस्सा दिखाना चाहते हैं लेकिन फिर भी गुस्सा नहीं दिखा सकते। लेकिन कहते हैं उसके हेल्प के लिए कुदरत कुछ ऐसा कर देता है कि इंसानों को भी सबक सिखा देता है। तो यही बात यहाँ बताने की कोशिश करता है कि दबाव कारण जो है स्ट्रेस फैक्टर जो होती है, तापमान भी हो सकता है, नमक भी हो सकता है, छाया, प्रकाश, प्रदूषक आदि भी हो सकता है। कहते हैं पर्यावरण दशाओं में कोई भी बदलाव जिससे पौधे की वृद्धि और परिवर्तन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है जैविक दबाव कहलाता है, यानी इसको बायोलॉजिकल जो है स्ट्रेस कहते हैं। कोया जब उसके परिवर्तन यानी बढ़ने में या किसी प्रकार की क्रिया करने में जो बदलाव होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल स्ट्रेस यानी जैविक दबाव कहते हैं। एक ऐसे प्रभाव को जो पौधों में दबाव के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं उसे तनाव कहते हैं। देखिए, कोई चीज़ की कमी या कोई चीज़ की प्रॉब्लम होती है तो वही चीज़ तो तनाव होती है। इंसानों में भी ऐसे होता है, कोई चीज़ आपको नहीं मिलता है, आपको कोई इंसल्ट कर देता है, ठीक है, आपको कोई गलत कहता है तो आप स्ट्रेस में आते हो कि नहीं मेरे से ये सब नहीं होगा, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन कहते हैं ना, जो संघर्ष करके आगे बढ़ता है कामयाब वही होता है। आप एक चींटी को देखना, अगर वो लक्ष्य पे चलना चाहता है तो कई बार गिरता है, लेकिन फिर भी अपना जो लक्ष्य उसने निर्धारित किया है उस पर ज़रूर जाता है। तो इसी बात को यहाँ बताता है कि ये सब तनाव होते हैं। ऊपर दिए उदाहरणों से पत्तियों का झुकना और पौधों का मुरझाना सब तनाव ही होता है। ठीक है, एक फैक्ट की बात यहाँ आती है कि इसलिए पौधे जिस दबाव का सामना करते हैं उसको हम तनाव भी कह सकते हैं, यानी जो स्ट्रेस से गुजरती है वो एक तरह से तनाव भी होता है। कहते हैं यहाँ पर अगर दबाव देखोगे तो 2 प्रकार के होते हैं जो जनरली पौधों में देखने को मिला है। ठीक है, इसका पहला जो होता है जल दबाव, दूसरा होता है लवण दबाव। देखिए, जल दबाव तो आपको पता है कि जनरली पौधों को सहन करना ही पड़ता है। जल दबाव में पानी की अधिकतम बाढ़ और पानी की कमी दोनों को ही शामिल किया जा सकता है, क्योंकि अधिक पानी दोगे फिर भी पौधे जो है जीवित नहीं रह सकते और स्ट्रेस का सामना करना पड़ेगा, और कम पानी दोगे फिर भी जो है वो स्ट्रेस को ही जाएंगे। पौधे में पानी की कमी पत्तियों के पीला बना देता है। आपने देखा होगा कि पौधे में अगर पानी की कमी पड़ जाती तो पत्तियाँ जो होती है पीला पड़ जाता है और मुरझा सी जाती है। पौधों की विभिन्न प्रक्रिया जैसे प्रकाश संश्लेषण और श्वसन कम हो जाती है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण नहीं करेगी तो भोजन कैसे बनाएगी, और श्वसन कम भी होगा तो हमें ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। तो ये सारी क्रियाएं जो होती है बाधित होती है। कोशिकाओं का अधिकरण रुक जाता है, यानी कोशिकाओं की जो क्रियाएँ होती है तो रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आप खाना वाना ना खाएँ तो आपके बॉडी की क्रियाएँ भी रुक जाती है। तो सेम यही कंडीशन जो होता है पौधों में ही देखने को मिला है। कहते हैं कोशिका का आकार विकृति हो जाती है, यानी कोशिका का आकार बदल जाता है, काफ़ी विकृत हो जाती है, यानी कॉजिंग डिसीजेज हो जाती है। और कोशिकाओं की दृढ़ता पानी की कमी के कारण कम भी हो जाती है। बाढ़ या पानी की अधिकता जड़ और प्रवाह की वृद्धि को मिद्राओं में कम कर देती है। देखिए, पानी की अगर
बढ़ोतरी होगी या कम होगा तो जो इनके जो प्रभावी तंत्र होते हैं, पौधे के जो रूट सिस्टम होते हैं उनको बाधित करते हैं, वो कार्य करना थोड़ा कम कर देते हैं। जड़ों के सिरे काले हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जड़ जो होते हैं काले हो जाते हैं। देखिए कोई पौधा में बहुत पानी डाल दीजिए और कुछ दिन उखाड़ के देखिए, सारे जो होंगे जड़ वो काले दिखेंगे। ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी सोच नहीं है। आप चाहो तो घर में भी इसको जमा के देख सकते हो। पत्तियां पीली पड़ जाएगी, ये सारी फैक्टर आपको देखने को उसमें मिलेगा। दूसरा है लवण दबाव। देखिए पौधे के शरीर में मुख्यतः लवण दबाव कैल्शियम और जो है सोडियम लवण की अधिक मात्रा उपस्थित होने के कारण होता है। यानी कैल्शियम और सोडियम लवण जो होती है इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। ये कोशिकाओं का निर्जलीकरण और कोशिकाकार में बदलाव चाय प्रक्रिया में रुकावट का कारण भी बनती है। यानी अगर कैल्शियम और सोडियम लवण ना हो तो निर्जलीकरण के चला जाता है या उसके आकार में दबाव का उत्पन्न हो जाता है। तो इससे क्या होता है, इस प्रकार पौधे कोशिका वृद्धि और परिवर्धन रुक सी जाती है, यानी वो आगे क्रिया नहीं कर पाती है। The one next topic is plant movement. The plant movement is the most important topic here. When we're doing any work, our body part move and also entire body moves from one place to another as a part of desire. This is called to movement of our body. There is the most important factor here. The body part move, also entire body move from one place to another. That is called to movement of body. The plant also show the movement, but their movement are completely different from our body movement. Friend, is the most important thing here. The movement completely of difference. The plant also move. The plant also move. You are no understand. What does say that? There is a plant also move there and completely different from the our body. Expect some unicellular plant also. Other higher plant is cannot be moved from place to place at their roots and fixed in the soil. There is a fix in the soil. Still, they show the movement by foldings, the buds opening and closing the flower, and bending toward to sunlight. And this movement, the plant are very slow, and we have to wait for observe their carefully and pattern to the notice their movement. Let's learn about their various type of movement shown in the plant. The first is there is a first tropical movement. Tropic movement is a directionally response or growth movement. There is the most important topic here. The movement in the plant are in any part of the plants toward or away from one environment. Environment factor is known as a tropical. Tropic means turn movement. There is a also movement in a plant is a turn. Away some is an environment factor is a tropical turns movement. You must have observed that a movement of plant in the direction of light. There is the most important movement here. There is a direction of light is a downward movement of root in the soil. There is a movement and dropping of leaves of some sensitive plant by touch. There is a movement. And this example of tropical movement here, the phototropism. The phototropism is induced by the light, a bending of stem toward to light. There is a phototropism. There is a only their light of reflect on the plant. And xenotropism is introduced by growth. Example, a grow of root toward to gravity. There is Genotropicalism is a root toward to gravity, and thermotrolism is a movement causing by the contract, a twining stem, tendrils, and the dropping of leaves, sensitive plant to the touch. There is a thermophilism. And hydrotrolism is include of water, a growth of root toward to the source of water. And second moment is a nesting moment. Nesting moment is a here. There are nesting means bendings, moment or growth or moment resulting due to difference in the rate of growth on opposite side on the organ. Example, opening of petals, a calling of leaves, etc. When the upper side of the organ grow faster than to the lower side, the moment is called to the epinestry. The epinestry here, by example, downward to curlings of leaves and opening of the spell of the gallmoher's flower. The gallmoher flower is the most important example here. And when the lower side grow is more rapidly and then upper side, it is called to the hyponostris. Is a word of curling of leaf bladed. There is a most example of nesting moment. And next is the next electrolytic moment. The electrolytic moment is the most important here. This is called to the Hindispriti moment. This moment are due to the change in the volume of water inside of cell. When the more water is present in the cell, it is a fully expanded and become a ready to the heart. Such a condition is called turbidity. Turbidity is and their cell is said to be turgid.
and when less water is present inside the cell, it is not a fully expanded and remain soft. This is called to the flaccid condition. Flaccid condition here, the leaves bend to the hot summer due to excessive transpiration on the account of the loss of turbidity of cells of the leaf. Some example of turbidism moment here. The first is the leaves are leafless of some plant close on the fall of darkness, a sleep moment. Example, Protocollus acacia is here, and closing of the leafless and dropping of leaves in the response to be strong stimulus of the blowing winds or touch. Example, sensitive plant is a Myxoma pudica is here, and closing of leaves of the Veneo philotropes as a catch the landing insect. That is the most important reaction of the plant. And seed pods of some plants open is a maturity is regularly expanded. There are seed example Blossoma and Gul Mehdi. दोस्तों जब हम ये सोचते हैं कि पादप गति, तो आप लोगों को हंसी भी आ रहा होगा कि पादप गति कैसे कर सकता है, वो तो एक जगह स्थिर रहता है। लेकिन शायद आपको इस बात की नॉलेज नहीं है कि पेड़ पौधे भी गति करते हैं, लेकिन क्या करें, उनके जड़ जो होते हैं धरती में धंसे हुए होते हैं, इसलिए वो मोमेंट आपको दिखता नहीं है। ठीक है, लेकिन कहते हैं उसके बहुत से पार्ट होते हैं जो मोमेंट फॉर्म में होते हैं, यानी वो भी जो है गति करते हैं। तो यही टॉपिक जो है हमारा पादप गति। देखिए, जब आप कोई कार्य करते हैं तो आपके शरीर भाग जो है गति करते हैं। जैसे कि आप जानते ही हो, आपका संपूर्ण शरीर भी आपकी इच्छानुसार एक स्थान दूसरे स्थान पर गति करता रहता है, इसे आपके शरीर गति कहते हैं। पौधे भी गति दर्शाते हैं, लेकिन उनकी गति आपके शरीर गति से बिल्कुल ही अलग होती है, और अलग उनका डिज़ाइन भी होता है, तो गति भी अलग ही होगी। कुछ एक कोश के पौधों को छोड़कर दूसरे सभी उच्च श्रेणी के पौधे एक स्थान दूसरे स्थान पर गति नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जड़ें मिट्टी में जमी हुई होती है। ठीक है, कहते हैं कुछ एक कोश के पौधे जो होते हैं वो गति करते हैं। ठीक है, जो कि आपको पता है बहुत से होते हैं जो करते हैं, जैसे कि आपको पता वो होते पौधे हैं जिसमें हरित लवक पाया जाता है। हमने बहुत डिस्कस किया था इसके ऊपर। ठीक है, तो अगर नहीं आपको पता है तो देख लेना, जो पुरानी वीडियो है, पीछे वाला जो वीडियो सब है उनको। ठीक है, तो कहते हैं एक कोश के जीवों में तो ये होता ही होता है, मूवमेंट रहती है, लेकिन दूसरे सभी जो उच्च श्रेणी के पौधे होते हैं उनमें गति नहीं होते हैं, क्योंकि उनके जड़ें जो होती है धरती में धंसी हुई होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। फिर भी उनकी गति जो है कलियों और मोड़ने और फूलों खिलने और बंद करने, सूर्य के प्रकाश में झुकने इत्यादि में दिखाई देती है। अगर आप सूरजमुखी के पौधे भी देखोगे तो वो जिधर सन उगता है उधर साइड ही उसका फेस होता है, तो आखिर उसमें मोमेंट नहीं तो और क्या है? क्या अगर वो निर्जीव होता तो वो मोमेंट थोड़ी करके दिखाता आपको कि जिस साइड जो है प्रकाश आ रही है उसी साइड वो मुड़ जाती है। आपने छुई मुई के पौधे भी देखे होंगे, अगर उसमें मोमेंट नहीं है तो उसको छूने के पश्चात वो सिकुड़ से क्यों जाती है? क्या कारण है? क्या ऐसी सिकुड़ जाती है वो? तो इसका मतलब है कि उसमें भी मोमेंट है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अगर आंवला का पेड़ होगा आपके आसपास तो देखना जैसे सूरज उदय होता है वो पत्ते सब खुल जाते हैं सारे पत्ते, लेकिन रात्रि के समय सबके सब एक सीधा सा बंद हो जाते हैं। आखिर ऐसे मोमेंट को किसने सिखाया? इसका मतलब मोमेंट है उसमें, वो भी जीवित है। ये बात आपको एहसास होना चाहिए कि वो भी सारी क्रियाएं कर रही है। फिर भी उनकी गति कलियों के मोड़ने, फूलों के खिलने सब चीज़ दर्शाया जाता है। पौधों में यह गति बहुत धीमी होती है और हमें काफ़ी इंतजार करना पड़ता है और ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक अपनी पत्तियों की निरंतर करना पड़ता है। आइए पौधे दिखने वाली कुछ हम जो है यहाँ डिस्कस करते हैं कि भाई क्या क्या जो है रिएक्शन पौधों में देखने को हमें मिलता है। सबसे पहले हमारे समक्ष आता है अनुवर्तीय गति, यानी परोक्ष उद्दीपन या वृद्धि गति। पौधे के अथवा देखिए पौधे किसी भाग को गति या पर्यावरणीय कारकों की ओर अथवा उनसे दूर अनुवर्ती टेप बदलाव गति करते हैं। आपने पौधों में गति प्रकार की और जो है मृदा में जड़ों की नीचे की ओर जाने की गति, कुछ संवेदी पौधे में छूने के द्वारा पत्ती का जो लटक जाता है और वह ध्यान दिया होगा। ये सारे अनुवर्ती गतियों के उदाहरण हैं। आपने देखा होगा कि कोई पौधे को छूते हैं उसके पूरे ही जो पत्ते के पूरा पार्ट होता है वही नीचे की तरफ गिर जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? और फिर वो धीरे धीरे खड़ा हो रहे होते हैं। ये क्या है? ये गति ही तो है। तो गति यहाँ कई प्रकार के दर्शाए गए हैं जो आपके समक्ष है। सबसे पहला गति तो यही होता है दोस्तों, प्रकाश निवर्तन, यानी फोटोफिलिज्म, यानी प्रकाश के लिए उद्दीपित होना, प्रकाश के लिए सेंसिटिव। प्रकाश से प्रेरित उदाहरण है तने का प्रकाश की ओर झुकना,
और इस सबका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है सूरजमुखी के पौधे होते हैं, जो जिस समय जिधर से प्रकाश आती है वो उसी साइड जो है अपना फेस कर लेती है। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण यानी जेमोटोलिज्म, गुरुत्वाकर्षण के प्रेरित जरूर जो है गुरुत्वाकर्षण की ओर ही बढ़ना। देखिए पौधों के जो बीज होते हैं, अगर आप पौधे लगाते हो, बीज डालते हो धरती के अंदर, तो आप बीज जैसे मर्जी गिरो, जैसे मर्जी डालो, आपका ध्यान होगा कि उनके जड़ें जो होगी धरती के नीचे की तरफ होगी और तनाएँ ऊपर की तरफ होगी। आखिर उनको किसने सिखा दिया ये करना? क्या ये नहीं हो सकता कि जड़ें ऊपर की तरफ हो जाए और तना नीचे की तरफ हो जाए? तो ये सारे जो होते हैं दोस्तों, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, ठीक है। क्योंकि उनके लीफ जो होते हैं भोजन बनाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जितने सीड में भोजन होता है वो ख़त्म हो जाने के बाद उनको प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे इंसानों में भी होता है ना, जब हम अगला चैप्टर करेंगे, ठीक है, इंसानों के बारे में हम देखेंगे कि प्लेजेंटा क्या रोल निभाती है और जो ओवरी से एग निकलता है उसमें कौन कौन से पोषण तत्व पाए जाते हैं, जिससे कुछ समय के लिए जो होते हैं स्पर्म उसमें क्लीवेजिंग करता है। तो सेम ऐसा ही होता है, पौधे होते हैं उनके बीज में पहले से फूड जो होते हैं स्टोरेज होते हैं, ठीक है। तो धरती के अंदर जितना दिन तक रहता है वो उस फूड का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे वो फूड खत्म होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए आगे की तरफ बढ़ता है, यानी ऊपर की तरफ वो बढ़ता है और वो बढ़ के जो है प्रकाश संश्लेषण बना के अपना भोजन बनाता है, क्योंकि वो भी उसको भी बहुत तेज भूख लगती है, उनको भी ग्रोथ करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारे चीज़ जो होती है, जो जड़ें होती है धरती के अंदर की तरफ जाती है, ये सब गुरुत्वानुवर्तन के कारण ही संभव है। उसके बाद है स्पर्शनुवर्तन यानी थर्मोट्रोबोलिज्म, यानी स्पर्श के कारण होने वाली गति। उदाहरण तने और प्रतानों को एक दूसरे पर लिपटना या छूने से संवेदी पत्तियों को लटकना या प्रदत्त होना। जैसे मैंने अभी बताया था छुई में के पौधे, जैसे आप छूते हैं उसके सारे पत्ते जो थे सिकुड़ से जाते हैं, गिर से जाते हैं, ठीक है, लटक जाते हैं। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है छुई में के पौधे आप एग्जाम्पल के तौर पर रख सकते हो माइंड में, ठीक है। उसका जलानुवर्तन, देखिए हाइड्रोटोलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं जल के द्वारा होने वाली गति। उदाहरण जो है जड़ों का जल स्रोत की ओर बढ़ना। आपने देखा होगा कि राजस्थान के पौधे जो होते हैं उनको जो है अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, तो उनके जड़ें जो है बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करते हैं। उनके जड़ें जो होती है बहुत लंबी लंबी होती है, यानी वो बहुत नीचे तक जाके जो है जल को खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे जो हैं गति ही दर्शाते हैं, ठीक है। तो आप कभी भी मत सोचना कि पौधों में गति नहीं होती है। उसके पश्चात हमारा है अनुकूचन गति यानी नस्टिक मोमेंट। कहते हैं नकुचन यानी नस्टिक मतलब झुकना। गति वह वृद्धि होती है जो किसी अंग के विपरीत दिशाओं में होने वाली वृद्धि के दर में अंतर के कारण ही संभव होती है। उदाहरण के लिए अगर आप देखोगे दालों का खुलना, देखो दालों खुलना, पत्तियों का मुड़ना आदि जब ऊपर की तरफ एक अंग नीचे की तरफ तुलना में ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि करता है। ये आपने देखा होगा कि नीचे की साइड जो होती है कम रूप में वृद्धि करती है, लेकिन ऊपर के साइड वो बहुत तेज़ी के साथ वृद्धि करता हुआ पौधा नजर आता है। तब इस गति को जो है अध्रुवर्तन कहते हैं, जिसे हम अध्रुवर्तन कहते हैं। उदाहरण पत्ती का नीचे की ओर मुड़ना, जुगलमोहर के जो है वृक्षों के बाहरी दलों को खुलना जब नीचे की ओर ऊपर की तुलना में ज़्यादा तेज़ से वृद्धि करती है, इसे हम अध्रुवर्तन कहते हैं। उदाहरण पत्ते के ऊपर की ओर मुड़ना। तो ये काफ़ी मिस्टीरियस मोमेंट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जिसको आप समझ सकते हो कि इसमें जो होती है, ठीक है, जो जड़ें होती है वो नीचे की तरफ कम वृद्धि करती है, लेकिन उनकी शाखाएँ होती है, उनकी तनाएँ जो होती है बहुत तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ वृद्धि करती है। तो इसे हम अर्धवर्धन भी कहते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्थान अपना रखता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष स्मृति गति। देखिए दोस्तों, ये स्मृति गति बहुत ही इंपॉर्टेंट अपना स्थान रखता है। यह गति कोशिका के भीतर जो है पानी के आयतन में बदलाव के कारण होता है। यानी स्मृति गति जो होती है, टॉरस मोमेंट जो होती है, ये कोशिका के भीतर पानी के आयतन में दबाव के कारण देखने को मिला है। जब कोशिकाओं में पानी अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है तो उसका कोशिकी पूरी तरह फैल जाता है। यानी आप समझ सकते हो कि जब कोशिकाओं में पानी रहता है तो ये पूरी तरह से फैल जाता है और दृढ़ एवं कड़ी हो जाता है। इस दशा को स्फीति ही कहते हैं, यानी जो फूलना, ठीक है, और ये दृढ़ कड़ा हो जाना, ये सारे स्फीति गति का ही एक उदाहरण है, समझे। कोशिकाओं के स्फीति कहते हैं, यानी कोशिकाओं के स्फीति कहलाता है। जब कोशिकाओं के भीतर पानी कम उपस्थित रहता है तो ये पूर्णतः फैलती नहीं है, यानी सिकुड़ सी जाती है, नम बनी रहती है। इस दशा को जो है स्थिर अवस्था कहते हैं, यानी ये आराम करने की कंडीशन होती है। गर्मियों में वर्षाजन की अधिकता के कारण पत्तियों की कोशिकाएं स्फीति को छोड़ देती है और पत्तियां जो है झुक जाती है। तो स्फीति इसीलिए जो है स्फीति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब सर्दियां पड़ती है, ठीक है, जब गर्मी पड़ता है काफ़ी हद तक तो वर्षाजन की अधिकता हो जाती है। देखते हो काफ़ी मात्रा में जो है पौधे से पानी जो है वर्षाजन की रिगार्डिंग खींच ली जाती है, तो जो इनके पत्तियां होती है झुक सी जाती है, यानी आपको मुरझाया हुआ नज़र आएगा।
दोस्तों यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल स्मृति दाब के कुछ उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कुछ पौधों की पत्तियाँ या वर्णक अंधेरे होने पर बंद हो जाती है। इस सोने वाली गति उदाहरण फ्रेटिकुलेका एकेसिया। देखिए, ये तो आप बहुत भयंकर नाम है, इसको शायद आप याद भी ना कर सको। अगर कुछ पौधों की पत्तियाँ जो है अंधेरे होने पर बंद हो जाती है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके समक्ष है जो है आंवला का पौधा। आंवला का पौधा देखिएगा कि इनके जो होते हैं दिन में पत्ते जो होते हैं पूरे खिले हुए होते हैं, लेकिन जैसे रात्रि के समय होता है वो बिल्कुल जो कहते हैं सिकुड़ सी जाती है। तो ये इतना भयंकर नाम याद करने से अच्छा है कि आप आंवला का नाम याद रखोगे, जो बहुत ही आसान है और आपको याद रखना भी आसान पड़ जाता है। एक होता है तेज हवा के झोंके या छूने से वर्णक वन बंद हो जाता है। ठीक है, जैसे पत्तियाँ को गलित होना, उदाहरण छुई मुई, यानी संवेदनशील पौधा होता है छुई मुई, जिसको आप छूते ही वो क्या होता है अपने आप को जो है बहुत बिल्कुल ही शर्मा सी जाती है। जैसे इंसान शर्मा जाता है और अपने आप को संकुचित कर लेता है, वैसे जो पत्तियाँ होती है और उसके जो होते हैं जड़े होते हैं, तने होते हैं, वो सिकुड़ सी जाती है, देखने को मिलेगा आपको। या मैसोमन पीरियोडिका भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। कहते हैं वीनस प्लेटोटेप्स की पत्तियां का कीट को पकड़ने के लिए बंद होना। आपने देखा होगा, चाहे आपने देखा होगा जो कीटभक्षी पौधे होते हैं उनका जैसे ही उनके ऊपर कोई कीड़ा मकोड़ा आता है वो डायरेक्ट अपने मुंह जो होते हैं बंद कर लेते हैं। तो आखिर ये मोमेंट क्यों हो रहे हैं पत्तों में, ये प्लांटों में मोमेंट क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि वो भी मोमेंट करना जानते हैं, उनके अंदर भी बहुत गतियाँ देखने को मिलता है। कुछ पौधों में फलियाँ प्रवृत्त होने पर खुलती है और उनके बीज तेज़ी से फैल जाती है। जैसे आप गुल मेहंदी देखे ही होंगे, ठीक है, प्लाज्मा, उसके जो है पौधों में फलियाँ प्रवृत्त होने पर खुलती है और उनके बीज तेज़ी से फैल जाती है। तो ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार जो है आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात को यहाँ समझने की कोशिश किया है। दोस्तों, मैं कई मायने में बताना आपको चाहता हूँ कि पौधे हो या इंसान हो, सारी गतियाँ और क्रियाकलाप सब सेम ही होती है। शायद ये बात अब इंसानों को समझ में आ जाए, तो ये इंसानों को तब समझ में आएगा जब ये वीडियो हर व्यक्ति तक पहुँचेगा। जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनके लिए बहुत ही उपयोगी ये वीडियो है। तो इसको पहुंचाने में आप जो हो त्रिपान एसएससी सेंटर का हेल्प कीजिए, इसको जितना हो सके शेयर कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाने में कोशिश कीजिए जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो आप एक जो है त्रिपान एसएससी सेंटर का एक हाथ बन जाइए। अच्छे कर्मों के लिए हाथ बन जाना कोई बुराई नहीं है और इसको कोई गलत नहीं करेगा। सोचना नहीं है, विचार नहीं करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के दूसरे बच्चों को लाभान्वित करने के लिए आपको प्रेरणा प्राप्त करना है और आप भी प्रेरित हो इस बात के लिए होगे और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे।